उनकी गाड़ी सफ़र तय करते हुए बस अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न थी। इससे पहले कि वो अपने गांव की हदूद में दाखिल होते, उनकी गाड़ी मेन रोड पर आ गई। वो वहां से दो रास्ते अलग अलग सिमतों में मुड़ जाते थे। एक रास्ता दिलावर बलोच के गांव की तरफ जाता तो दूसरा फलक बलोच के गांव की तरफ। तभी दूसरी तरफ से एक तेज़ रफ्तार जीप अचानक निकल आई और अपने गांव के रास्ते की तरफ मुड़ती आतिश बलोच की गाड़ी से उस जीप की ज़ोरदार टक्कर हुई थी। दोनों ने बर्वक्त ब्रेक्स लगाए। गाड़ियों के टायर्स की चरचराहट की आवाज़ दूर तक फैली। आतिश बलोच की न्यू होंडा सिविक का फ्रंट डैमेज हुआ था। वो आलम तय से उस मुकाबिल अंधे ड्राइवर को सख्त सुनाने के लिए बाहर निकला और धाड़ से दरवाज़ा बंद किया तो ससी जो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी हिल कर रह गई। देख कर नहीं चला सकते तुम? आंखें कहाँ हैं तुम्हारी? एक तो पहले ही टेंशन में था, दूसरा उस शख्स की जीप से होने वाले टकराव ने उसका और भी ज़्यादा मूड खराब कर दिया। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन शमशीर बलोच जीप से बाहर निकला। आंखें तो तुम्हारे पास भी नहीं है शहरी बाबू, तुम ही देख कर चला लेते। वो भी बगैर डरे दू बदू बोला था। प्लीज़ शमशीर भाई साहब, आप ही चुप हो जाएं वरना बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमीना ने जीप से निकलकर शमशीर को चुप करवाना चाहा। जुबान बंद रखो अपनी। और किसने कहा तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलने को? तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे काम के बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तुम्हें एक बार की कही हुई बात तो समझ आती नहीं। वो उसे खूंखार नज़रों से घूरते हुए बोला था। अमीना उसके गुस्से से खाइफ होती वापस जीप में जाकर बैठ गई। सस्सी जो देख रही थी कि कौन था जिसने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जैसे ही उसने बाहर देखा उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से साकित हुई। जिस्म उस शख्स के खौफ से थर थर कांपने लगा। उस दरिंदे को अपने सामने देखकर उसका दिल बंद होने लगा था। चंद लम्हों में उसका पूरा बदन पसीने से शराबूर हुआ। नज़रों के साथ साथ लगता है दिमाग भी काम नहीं करता तुम्हारा। आतिश बलोच एक लड़की के साथ उसका बुरा बर्ताव देख दिल मिलाया था। क्या सारे मूड का सत्यानाश मार दिया। चल हट सामने से, मेरे मुंह ना लग नहीं तो। शमशेर बलोच रऊनत आमेज लहजे में बोला। तुम आए हो मेरे सामने, मैं नहीं आया। वैसे भी कोई शौक नहीं है मुझे तुम जैसे बदलिहाज के मुंह लगने का। वो उसके एन मुकाबिल आकर निडर लहजे में बोला। गो टू हेल, नॉनसेंस। वो उसको नफरत भरी नज़रों से देखता वापस गाड़ी की तरफ आया। शमशेर बलोच भी सर झटक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी नज़र अभी तक सस्सी पर नहीं पड़ी थी। वो जीप में बैठते अमीना को एक बार फिर बुरी तरह डांटने लगा। जैसे ही आतिश बलोच अंदर बैठा और उसकी नज़र बुरी तरह कपकपाती सस्सी पर पड़ी, उसने हैरानगी से आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। जैसे ही आतिश बलोच ने उसके सामने पर हाथ रखना चाहा, वो जो झूलती हुई जैसे ही आतिश बलोच ने उसके शाने पर हाथ रखना चाहा, वो झूलती उसके बाजू पर गिरी और होशो हवास से बेगाना हो गई। देखो वासिफ कुल, हमारे सरदार यारम बलोच की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना ही उन्हें ऐसी छोटी मोटी घटिया हरकतें करने की कोई ज़रूरत है। तुम खुद भी देख सकते हो, हमारी ज़मीनों में पानी उन्होंने हुकूमत से कहकर कलका लगवा लिया। हमें या हमारे गोट के बंदों को कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी तरफ से आते पानी काटने की, और ना ही हमारे गोट के बंदों ने ऐसा किया है। मैंने तुम्हें पहले भी एक दो बार कहा था कि सरदार यारम बलोच से पंगा मत लेना, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए और अब यहाँ पहुँच गए। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? यारम बलोच का रखा गया वफादार आदमी वारिस अभी ज़मीनों पर पहुँचा था और गुस्से से तेज़ तेज़ बोलता गुल खान के बेटे वासिफ गुल के अन मुकाबिल आ गया। और मैंने भी तुम्हें कहा था कि यारम बलोच को कह देना कि मुझसे बच कर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर हुर्राया। अगर मेरे सरदार यारम बलोच के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा ना तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। ये भी याद रखना वासिफ कुल खान, दोबारा मेरे सरदार यारम बलोच से पंगा लेने की जुर्रत मत करना। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। उन तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। उसका गुस्सा भी किसी तौर कम नहीं हो रहा था अपने सरदार के बारे में उसकी बातें सुनकर। मैं भी देख लूँगा तुम्हें और तुम्हारे सरदार यारम बलोच को भी। वासिफ कुल खान ने भी मूँछों को ताव देते अपनी शहादत की उंगली उठाकर गुस्से से उसे धमकी दी और वो भी तन कर खड़ा था आगे से। तो भी ठीक है वासिफ कुल खान, अब बच के रहना मुझसे। वारिस ने भी उसे यारम बलोच की शह पर गुस्से से घूरते धमकी दी। तभी वासिफ कुल के इशारे पर उसके बंदों ने वारिस पर धावा बोल दिया। वारिस के साथ भी कुछ आदमी थे जो सरदार यारम के गोट के थे। हाथापाई में बहुत से लोग जख्मी हुए।
वारिस क्या हो रहा है यहाँ पर। वो दोनों ही गुस्से से अकड़े एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे और कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे थे। जब घोड़े पर मौजूद सरदार यारम बलोच ने अपनी रोबदार आवाज़ में पूछा, उन दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सरदार आप यहाँ? उसको वहाँ देखकर वो हैरान परेशान हुआ, क्योंकि वो गांव में होने वाले झगड़ों के बारे में हवेली में या उसे बहुत कम ही बताता था, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इस बात को छोड़ो, ये बताओ क्या हो रहा है, जो पूछा है उसका जवाब दो। और ये सब इतने लोग ज़ख्मी क्यों हुए? उसने वहाँ बड़े बंदों की तरफ देख दरुस्तगी से पूछा, क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में सामने खड़े थे। यारम बलोच ज़्यादातर लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहता और उन्हीं झगड़ों की वजह से ही उसे ज़मींदारी में कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि उसमें तो आए रोज़ ही झगड़े होते रहते। लेकिन अब वो जब अपने बाबा साईं और गाँव का सरदार होने की सीट संभाल चुका था तो उसे ये सब संभालना ही था। मैं बताता हूँ यारम बलोच, तुम्हारे इस चमचे के बंदों ने बिला वजह ही मेरे बंदों को मारा है, और अपने बंदों पर बिला वजह का जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझा लो इसको। वारिस के कुछ बोलने से पहले ही वो गुस्से से बोल पड़ा। यारम बलोच ने दोबारा से वासिफ गुल खान के बंदों की तरफ देखा और फिर गुस्से से वासिफ की तरफ मुड़ा। क्या ये सब सच है? वो अबरूज खाकर स्पार्ट अंदाज में पूछने लगा। सरदार, ये सरासर झूठ बोल रहा है। लड़ाई इसने पहले शुरू की पानी की वजह से। वो अकड़ कर बोला, ये पानी मैंने लगवाया। जिसको भी इससे मसला है मैं सामने, हिम्मत है तो बात करो। उसने तीखे चतूनों से घूर देखा। चले यहाँ से। अगर आपके बाबा साईं कुल खान को पता चल गया ना कि आप यारम बलोच से उलझ पड़े हैं तो बहुत नाराज़ होंगे। वासिफ कुल खान के एक आदमी ने सरगोशीनुमा आवाज़ में उसके कान के करीब आते कहा। वो यारम बलोच की किसी भी बात का जवाब दिए बिना सर झटक कर वहाँ से निकल गया। तुम कहाँ थे यारम सुबह से? घर से गायब क्यों थे? कहाँ थे? तकरीबन 11 बजने वाले थे जब वो थका हारा घर में दाखिल हुआ। लाउंज में उसे जरिश बलोच मिल गई, जो परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। उसको देखते ही फ़ौरन परेशानी से उसकी तरफ आए। जब से चाहत अचानक से हमें छोड़ कर गई है ना, तब से मुझे डर लगने लगा है कि कहीं किसी दिन तुम भी मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। वो अपने दिल का खौफ बताने लगी उसे। मासा, कहाँ जाना है? मैं जहाँ भी जाऊँगा लौट कर आपके ही पास आऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है एक न एक दिन चाहत को भी मैं ढूंढ ही लूँगा। न जाने कहाँ चली गई है, क्यों चली गई? जाने से पहले वजह तो बता जाती मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने। न जाने आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। मुझे अब तक वो उसकी कोई खबर ही नहीं मिल सकी। मुल्क से बाहर तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि उसके सारे कागजात मेरे पास हैं। वो यहीं कहीं है, लेकिन कहीं ऐसी जगह छुपी है जहाँ से उसका साया भी मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा। मासा, मैं अब थकने लगा हूँ। वो शिकस्ता अंदाज में बोला। यारम, चाहत मुझे भी बेटियों की तरह अजीज़ थी। उसने मुझे तब सहारा दिया जब तुम्हारे बाबा साईं इस दुनिया से चले गए और मैं अकेली हो गई। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। यारम, मैं तुमसे कुछ कहूँ? कहिए ना मासा। भला आप मुझसे बात करने से पहले कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत आ गई आपको? यारम, बेशक हादिया और हादिया की 2 बेटियां रहमत बनकर इस हवेली में आई हैं, मगर मुझे और तुम्हारे बाबा साईं की यही ख्वाहिश थी कि एक वारिस हो हमारा। अब चाहत नहीं है तो ऐसा करा तुम दूसरी शादी। बस मासा, इससे आगे एक लफ्ज़ और मत कहिएगा। वो दो टोक अंदाज में बोला। चाहत के अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं। वो नहीं तो कोई भी नहीं। हाथ ने कौन सा बच्चे पैदा करने बंद कर दिए? इन बच्चियों के बाद दोबारा पैदा कर लेंगे। और आतिश भी तो है, उसकी शादी करवा देना, उससे उम्मीद लगाएं पोते और वारिस की। वो स्पार्ट अंदाज में बोला। वो दिल महसूस कर रह गए उसके सीधे जवाब पर। अच्छा ये बताओ कहाँ थे अब तक? उन्होंने उसका ख़राब मूड देखकर बात बदली। ज़मीनों पर गया था, वहाँ कुछ झगड़ा हो गया था। उसने सोफे पर बैठते बताया और अपने दुखते सर को हल्के से दबाया, जो गुस्से में ऊंचा बोलने की वजह से अब बाकायदा दर्द से फट रहा था। झगड़ा? वो परेशान होकर बोलती तेज़ी से उसके पास बैठ गई। जी, गुल खान के बेटे वासिफ ने पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर हमारे बंदों को मारा है। मुझे भी किसी ने फ़ोन करके बताया वहाँ वारिस का झगड़ा हो रहा है, इसलिए वहाँ गया था। उसने सारी तफसील बताई। ओह, ये गुल खान वही है ना जिसने आपकी पुप्पी या निकाह के लिए रिश्ता भेजा था और अनाया ने जाकर दिलावर बलोच से शादी कर ली थी? उनको गुल खान का नाम सुनकर याद आया तो उन्होंने कहा, जी हाँ वही है। वो मुझसे जानबूझकर झगड़े मोल ले रहा है। पता नहीं क्या मिलता है ऐसे लोगों को झगड़ कर। वो सोफे की पुश से सर टिका कर बोला। अच्छा कुछ नहीं होता, इतना परेशान ना हुआ करो। उन्होंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा।
बस मेरे सर में दर्द हो रहा है हल्का सा मासा। ओह तो फिर मैं चाय बनवा देती हूँ तुम्हें। उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। नहीं मासा, आप सो जाएं, सुबह ढेरों काम आपके मुंतज़िर होंगे तकरीब की वजह से। वो वहाँ से खड़ा हुआ। तभी आतिश बलोच किसी लड़की को अपनी बाहों में भरकर अंदर दाखिल हुआ तो जरिश बलोच और यारम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम मासा। उसने उन्हें देखकर सलाम किया, मगर जरिश बलोच तो अपनी जगह साकित रह गई। आतिश बलोच की बाजुओं में किसी लड़की को देखकर जैसे ही वो चलते हुए उनके करीब आया, पहले तो वो उस लड़की को देख शशोपन और उधेड़पन में मुब्तला थी, फिर चौंकी। उसका रूप बदला हुआ था, पहनने ओढ़ने का ढंग भी, मगर चेहरा तो वही था। वो फ़ौरन से बेशतर उसे पहचान चुकी थी। मुझे माफ़ कर दे मासा, मैंने आपसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाया। मैं सस्सी से शादी कर चुका हूँ। उसने गोया स्पार्ट अंदाज में कहते उनके सर पर धमाका किया। आतिश, वो गरजदार आवाज़ में बोली। यारम बलोच ने उनके शाने पर हाथ रखा। मासा, अगर इसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा ना। तुम तो चुप ही रहो, ये तुम्हारे वाले काम ही तो दोहरा रहा है। जैसे तुमने चुपचाप निकाह कर लिया था और बीवी लाकर हमें पकड़ा दी, वैसे ही तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है ये भी। तुम तो दोगे इसका साथ। वो यारम बलोच को भी खरी खरी सुनाते आंखें दिखाकर गुस्सीले लहजे में बोली। और तुम्हें ज़रा शर्म ना आई अपने बाप दादा का नाम डबोकर एक काम करने वाली की बेटी से शादी करके? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। या खुदाया, और क्या क्या देखना बाकी है अभी। वो दोनों हाथों को बुलंद करते दुहाई देने के अंदाज में बोली। मगर माँ, आतिश बलोच ने बोलने की कोशिश की। खामोश रह नाहिंजार, एक औरत हमारी नस्ल की अमीन होती है और तूने कमज़ात औरत से शादी करके हमारी नस्ल ख़राब कर दी। मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं इसे अपनी बहू के तौर पर अपनाऊंगी। खबरदार, जो सुबह सब गांव वालों के सामने लाया इसे तो सुबह मुँह अंधेरे से वहीं ले जा जहाँ से लेकर आया। वो अटल अंदाज में कहते अंदर की तरफ बढ़ गए, जबकि यारम बलोच ने आतिश के शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। आम विद यू, डोंट वरी। ताज़ा ताज़ा धचका लगा, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगी। मैं मनाऊंगा इन्हें सुबह, तुम जाकर अभी आराम करो। आतिश ने ममनून निगाहों से उसे देखा, फिर बेहोश ससी को अपने साथ कमरे की तरफ लेकर बढ़ गया। यारम बलोच इससे पहले कि अपने कमरे की तरफ जाता, उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने मोबाइल की रोशन स्क्रीन को अबरूज खाकर स्पार्ट अंदाज में देखा, फिर कॉल उठाकर कान से लगाए। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था। वो उन्हीं कदमों से चलते हवेली से बाहर निकल आया। आतिश ने अपने कमरे में आकर ससी को आराम से बिस्तर पर लिटाया और कंफर्टर ओढ़ा दिया। उसने देखा कि ससी अभी भी होश में नहीं थी। कुछ देर कमरे में टहलता रहा, फिर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल गया। बहुत शुक्रिया बलोचन साईं, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और उसे मुकम्मल करने के लिए। हादिया के पास बैठते हाथ ने कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बलोच साईं, ये तो हमारी मोहब्बत की दो प्यारी सी निशानियाँ। हादिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुमने देखा, हमारी परियां बिल्कुल मुझ पर गईं। हाथ ने अपनी एक बेटी के माथे पर अपने लब रख कर कहा। बिल्कुल भी नहीं, ये तो अपनी क्यूट सी मम्मा पर गई हैं। हादिया ने अपने हाथ फैलाते कहा। देख लो, बेशक बिल्कुल मुझ पर है। देख लो, बेशक बिल्कुल मुझ पर है। वो उसके साथ बैठ गया और तभी नन्ही परी को उसकी गोद में दिया। दूसरी बेबी कॉट में सो रही थी। ये वाकई चालाकी है, अपने बाबा पर गई है जो ये अभी आधी रात को भी जाग रही है ये, और मेरी तरह मासूम है वो जो आराम से सो गई। वाह जी, तुम और मासूम, ये तो इल्ज़ाम हुआ ना परी तुम्हारे बाबा पर। तुम्हारी मम्मा ने राज़ी होने के लिए तुम्हारे बाबा को नाको चने चबा दिए और अब बड़ी मासूम बन रही हैं। वो जवाबन बोला। अपनी औलाद को गोद में लेकर हादिया के दिल को ढेरों सुकून मिला और साथ आंखें नम हुई। हाथ ने उसकी नम आंखों को प्यार से देखकर उसकी पेशानी को चूमा। नाम क्या रखना है इनका? हाथ ने प्यार से हादिया को कहा। नहीं, मैं नहीं रखूंगी, मैं चाहती हूँ मासा बढ़िया वही इनका नाम रखे, क्योंकि आपका नाम भी उन्होंने रखा था। मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों के नाम भी वही रखें। हादिया ने अपने बेटी का नर्म सा हाथ अपनी उंगली से पकड़कर उसे चूमते हुए कहा। ठीक है, हाथ ने उसे गले लगाते कहा। चलें पकड़ें इसे, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने नन्ही परी को हाथ को वापस थमाया। अभी तो पकड़ा था, 1 मिनट में ही थक गई, क्या बनेगा आगे तुम्हारा? वो लहजे में हैरानगी समोए बोला। मेरा जो बनना था बन गया, कितनी मुश्किलों से पैदा किया मैंने इन्हें। अब आपका भी तो थोड़ा काम बनता है ना इन्हें संभालने का, खुद ही संभालिए इन्हें। लो, मैं कैसे संभालूं? मेरी प्यारी सी बलोचन साईं, ये आपका काम है इन्हें संभालना। ना जी, मेरा काम मुकम्मल, अब आपका शुरू। मिन्नतें तो मत करवाओ, मैं कैसे करूँगा सब? वो झुंझला कर बोला। ओ मेरे बलोच जी, ये हक सिर्फ बलोचन साईं के पास है कि मैं गलती ना होने पर भी मिन्नतें करवा सकती हूँ। वो फर्जी कॉलर उचका कर मुस्कुराते बोली।
क्या चीज़ हो तुम। हाथ ने कहका लगाया था उसकी बात पर। मुझसे शरारती कोई नहीं मिलेगी। जी भर के देख लो, बेमिसाल हूँ मैं भी ज़िद्दी, वो भी ज़िद्दी, हमारे बच्चे भी ढीठ ही होंगे। हाथ ने मुस्कुरा कर कहा। अब की बार कहका लगाने की बारी हादिया की थी। बलोचन, मैं सोच रहा था तुमसे नहीं संभाले जाएंगे दो दो बच्चे, क्यों ना एक की शादी कर लूँ, क्यों ना एक और शादी कर लूँ जो तुम्हारा और बच्चों दोनों का ख्याल रखे। वो शरारत आमेज लहजे में बोला। हादिया के तो सर पर लगी और तलवों पर बोली, जान ले लूँगी जो अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी तो। यार, जब तुम मरी जाओगी तो वापस आकर पूछोगी कैसे मुझसे। उसने गाल पर उंगली रखकर सोचने के अंदाज में कहा। मरने के बाद चुड़ैल बनकर भटकना चाहती हो क्या। मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहती हूँ। वो अबरूज खाकर बोली। हाथ समझ गया कि वो मरने के बाद चुड़ैल बनकर उसे सताने वाली है। वो नन्ही परी को कॉट में डाल कर आया क्योंकि वो सो चुकी थी। फिर हादिया की गोद में सर रख के वहीं लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कब नींद उस पर मेहरबान हुई। मुर्शद, वो हमें गुस्सा दिलाता है, मुझसे बातें करते करते सो जाता है। हादिया ने दांत पीस कर कहा। हाथ जो कच्ची नींद में था झट आंखें खोलकर उसे देखने लगा। हाथ में दिया लेकर ढूंढोगे ना तब भी मेरे जैसी मासूम बीवी नहीं मिलेगी। हाथ ने अपनी नींद से बोझल आंखों से उसके बोलते लबों पे फोकस किया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ झुकाया। होने दो मुखातिब मुझे इन होठों से, जाना बात अगर मेरी ना मानी तो खैर नहीं इनकी। वो हादिया ने उसके सीने पर मुक्का मारा था। वो करा कर उठा। जालिम लड़की, अब तो तुम गई। वो जारहाना तेवरों से उसकी तरफ आया। हादिया ने खिलखिलाते नफी में सर हिलाया, मगर हाथ ने उसे अपनी महबूबाना गिरफ्त में पड़पड़ाते मजबूर कर दिया। अपना बदला लेते उठा तो हादिया ने हैरत से उसे बाल सेट करते देखा। रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो। उसने हैरानगी से इस्तफसार किया। आ जाऊँगा थोड़ी देर तक, तुम आराम करो। मेरी परियां भूख की वजह से कभी भी उठ सकती हैं, कुछ देर नींद पूरी कर लो। कहते हुए वो ब्रश ड्रेसर पर रख के आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। हादिया तकिया ठीक किए लेट गई और सोचने लगी कि रात के इस पहर वो कहाँ गया होगा। रात के अंधेरे में जहाँ किसी जीरू के ना होने के आसार नुमाया थे, वहाँ एक साया नुमा वजूद पे खौफ चल रहा था। वो हेवला तेज तेज कदम उठा रहा था। उसकी पुरासरार आंखों में वहशत रक्स कर रही थी और उस देवहेकल वजूद के भारी बूटों से चलने के बाइस आवाज़ रेत में दब जाती। चलते चलते वो एक उम्दा घर में दाखिल हुआ। अंधेरी रात में वो वाकई खौफनाक हेवला महसूस हो रहा था। वहशत ज़दा आंखों के अलावा पूरा वजूद छुपा था। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ। चंद लम्हों में वो अपने शिकार तक पहुंच चुका था। हाथ में चमकता तेज धार आला पकड़े बर्फीले तासुरात सजाए मुकाबिल वजूद हाथ में चमकता तेज धार आला पकड़े बर्फीले तासुरात सजाए मुकाबिल मौजूद सोई शख्सियत को हद दर्जा कहरबार नज़रों से देखा। उंगली पर मखसूस अंदाज में वो तेज धार चमकीला आला घुमाते, हाथ में चमकता तेज धार आला पकड़े बर्फीले तासुरात सजाए मुकाबिल मौजूद सोई शख्सियत को हद दर्जा कहरबार निगाहों से देखा था। उंगली पर मखसूस अंदाज में वो तेज धार चमकीला आला घुमाते हुए एक लम्हे के लिए भी उसने पलके नहीं झपकाए। मुकाबिल मौजूद शख्सियत ने भी घाट घाट का पानी पिया था। वो अपने कमरे में किसी की मौजूदगी पर पट से आंखें खोल गया। उसकी यहाँ मौजूदगी एक बार तो उसकी रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर गई। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि वो उससे बदला लेने यहाँ तक भी आ सकता है। मैं तुम्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा कि दुनिया भी काम जाएगी तुम्हारे अंजाम से। गुस्से में उसकी नाक के नथने फूलकर फड़फड़ा रहे थे। वो गजबनाक सरसराती आवाज़ में घुराया, गो टू हेल। उसे मदद के लिए चीखने का मौका दिए बगैर उस देवहेकल वजूद ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। खून के कुछ छींटे उसके चेहरे पर गिरे जिसे उसने अपने हाथ की पुछ से नखुवत से यूं साफ किया जैसे किसी हराम चीज़ को हटाया हो। वो तेज धार आले से उसे अजियतनाक मौत देने के बाद उसके बाजू और टांगों को धड़ से अलग करके बाकी अज़ा को भी जिस्म से काट कर अलहदा कर रहा था। रात के उस पहर वहाँ के बड़े बाजार में भी हू का आलम था। दूर दूर से जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस देवहेकल ने उसके वजूद के अज़ा को रस्सी बांधकर बाजार के चौक में लटका दिया ताकि हर जीरो उसके खौफनाक अंजाम से इबरत हासिल करे। वो जिस शानो शौकत से आया था वैसे ही भारी बूटों से कदम उठाता अंधेरे में गायब हुआ। वो कमरे में वापस आया तो ससी बेहोश धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराए। शहजादे। उसके करीब आने पर वो धीरे से बोली। आतिश की आंखें नम हुई। जी मलकाए दिल। उसके माथे पर लब रखकर उसने नरमी से प्यार किया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो फिर से आ गया। उसने मुझे आपके काबिल नहीं छोड़ा। वो तड़पती हुई बोल रही थी। आतिश बलोच ने उसकी जानिब देखा। मैं आपके पास हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था जो बिस्तर पर बिखरे थे। वो बहुत बुरा है, वो उसने मुझे। वो दर्द से बिलबिलाती तकिए पर सर पटक रही थी। ससी होश में आओ, मैं कह रहा हूँ ना, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा।
आज मैं तुम्हारे इतने करीब आऊँगा कि तुम्हें अपनी सांसों से भी मेरी महक आएगी। सब भुला दोगी आज के बाद, याद रखोगी तो सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दत है। आतिश बलोच की शिद्दत से चूर आवाज़ पर सस्सी ने उसे दर्जीदा निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसका सिसकना पल भर के लिए थम गया। खौफ, वहशत, कुछ कुछ होने का एहसास जागने उसकी सियाह आंखें लबालब आंसुओं से भर चुकी थी। आतिश ने अफसोस से उसके डरते सहमे वजूद को देखा। उसे अंदाज़ा था कि कहाँ वो नाजुक जान उसकी सुलगती जानलेवा कुर्बत बर्दाश्त कर सकती थी। आज मुझे सुकून महसूस कर लेने दो, खुद में खो जाने दो। उसकी पेशानी पर मोहर सब करते वो उसे प्यार भरे अंदाज में बोला, आज मैं तुम्हारी सांसों में अपनी सांसें उतार कर उन्हें यकजान करना चाहता हूँ। तुम्हारी धड़कनों को अपनी धड़कनों में मदगम करना चाहता हूँ। तुम्हारे पूर पूर को अपने लम से महका देना चाहता हूँ। उसकी गंभीर, भारी, तपिश ज़दा बोझल आवाज़ में बेबाक बातें उसकी धड़कनों में इंतशार बर्पा कर गईं। वो बिखरे तनफ़ुस से मज़ीद उसे सुनने की हिम्मत ना पाकर आंखें मीच गई। आतिश बलोच ने उसके गुलनार चेहरे को नज़रों के हिसार में लिया और उसकी पेशानी से अपनी पेशानी लगाई। ससी को अपनी सांसों में उसकी सांसें शामिल होती महसूस हुई, जैसे वो उसकी सांसें अपने अंदर मुंतकिल कर रहा। और ससी उसकी। अगले ही पल वो सांस लेना रोक गई। उसने ससी की गर्दन में हाथ डालकर सर को थोड़ा पीछे किया और दूसरे हाथ से उसके खुले बाल समेट कर एक तरफ किए। उसकी उंगलियां ससी के बालों में हरकत कर रही थीं और उसे खुद में एक सरूर सा उतरता महसूस हुआ। उसकी सांसें मध्यम पड़ी। वो हमेशा से शहजादे की मोहब्बत की तलबगार थी और आज वो शहजादा अपनी खुमारज़दा सरगोशियों में उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। अपनी मोहब्बतों की बारिश की उसके पूर पूर को सैराब कर रहा था। उसके हर लम्स में नरमी और मुलायमत थी। वो उसके नाजुक फूलों की मानिंद जिस्म को अपने लम्स से महका रहा था और दोनों एक हो चुके। ये गुल खान के डेरे का मंजर था, जहाँ रात के उस पहर भी दिन का समा था। तेज़ बेहंगम म्यूज़िक चल रहा था। अधबरहना लिबास में मौजूद हसीनाएं अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी। वासिफ कुल एक इंतहाई शौकीन मिजाज इंसान था। वो यूं ही अपनी रातें रंगीन बनाता। एक तरफ बड़ी सी बार थी, जहाँ बेशबहा शराब की बोतलें वाफिर मिकदार में मौजूद थीं, जिनमें देसी और इम्पोर्टेड दोनों किस्म की शराब मौजूद थी। बार के नज़दीक मेज़ पर चंद कुर्सियां और उसके गिर्द रखी हुई थी। कुर्सियों पर दो हट्टे कट्टे आदमी बैठे ताश खेलने का काम सर अंजाम दे रहे थे। डेरे में मौजूद वासिफ कुल खान हाथ में मैका जाम लिए लबों से लगाए मदहोश कुन नज़रों से उन रक्स करती हसीनाओं को देख रहा था। सरदार ले आए हैं उसे, जिसको आपने उठाकर लाने का कहा था। अब वक्त आ गया है सुबह का उससे बदला चुकाने का अपना। वासिफ कुल के ख़ास आदमी ने आकर बताया। बड़ी ज़ुबान चल रही थी ना सुबह उसकी अपने सरदार के लिए। अब बताऊंगा ज़ुबान चलाने का अंजाम क्या होता है। वो तमस्कराना अंदाज में बोला। जी सरदार, बड़ा उछल रहा था। उसने जल्दी पर तेल का काम किया। ओए बंद करो ये सब। वासिफ कुल की ऊंची आवाज़ सुनकर माहौल पर यकदम खामोशी छाई। म्यूज़िक बंद कर दिया गया। उसके आदमियों ने वारिस को लाकर वासिफ कुल के कदमों में फेंका। वो उन आदमियों से मार खा खा कर निढाल हो चुका था। वो अकेला था और इतने आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ा था। वहाँ मौजूद सबकी नज़रें उस वारिस के वजूद पर टिकी थी। न जाने वासिफ कुल उसे क्या सज़ा देने वाला था। वासिफ ने वारिस के सीने पर ज़ोरदार लात मारी तो वो तड़प कर रह। वासिफ कुल की आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मकरूह कहकहा लगाया उसने। जब वारिस दर्द की शिद्दत से अपने सीने पर हाथ रखे दर्द से करा रहा था, वहाँ मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखते खबासत से मुस्कुरा दिए। तो हमारी ज़मीनों का पानी तू बंद करवाएगा, उस सरदार यारम का साथ देगा, उसकी वजह से मुझसे ज़बान लड़ाएगा। वासिफ कुल की आंखों की चमक में इजाफा हुआ। वो गर्दन पीछे को गिराए मकरूह अंदाज में कहका लगा गया, जबकि अपनी मौत को सामने देख वारिस का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद हो रहा था। आज तेरी बारी और कल तेरे सरदार की। वो तुन निगाहों से उसे घूरते चिंगाड़ा और वारिस के सर के बाल मुट्ठी में जकड़ते झटके से छोड़कर गन निकाली। वासिफ कुल के हाथ में मौजूद गन देखकर वारिस की आंखें हैरत से फटने वाली हुई। वो जब हवेली से निकला तो जीप पर आने के बजाय अस्तबल से अपना घोड़ा निकालकर उस पर आने को तरजीह दी, क्योंकि रात के उस पहर जीप की हेडलाइट्स उसके आने से पहले उसकी आमद की इत्तला दुश्मन अनासिर तक पहुंचा देती। वो घोड़ा थोड़ा दूर खड़ा किए अंदर आया। सरदार यारम बलोच की डिक्शनरी में बेगुनाहों को सजा देने वालों का अंजाम बहुत बुरा है, उसकी गंभीर आवाज़ गूंजी। वासिफ गुल के तनफुरज़दा नज़रों से उसको देखा। तभी वहाँ ठाक की आवाज़ गूंजी और वासिफ की गन से गोली चली। वासिफ गुल ने जो गोली सरदार यारम के सीने पर चलाई, वो गोली वारिस ने आगे बढ़कर अपने सीने पर ली।
वारिस, सरदार यारम ने लहरा कर गिरते वारिस को बढ़कर अपने दोनों हाथों से थामा। सरदार, इसे छोड़ना मत। इसने और इसके बाप ने मिलकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। वो लड़खड़ाती जुबान में मुश्किल बोला, बताओ मुझे वारिस, तुम्हें क्या पता चला इनके बारे में? वो वासिफ गुल की तरफ खूंखार नजरों से देखते वारिस का गाल थपथपाकर बोला, बांध दो इस सरदार को भी। वासिफ गुल ने बारूद आवाज में अपने आदमियों को हुक्म जारी किया था। यारम बलोच खून आशाम निगाहों से घूरते वारिस को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा और एक जानदार पंच उसके मुंह पे मारा। पहले ही वार में वासिफ गुल के नाक और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। अब की बार उसने हाथ की बजाय लात से काम लेते एक जोरदार किक उसके सीने पर ऐसे मारी कि गन वासिफ के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। वारिस जो जमीन पर दर्द से बिलबिला रहा था, उसने रेंगते हुए गन पकड़ी। रकासाएं तो डर के मारे बोतल की जिन की तरह मिनटों में गायब हुई। वहां से मिनटों में गायब हुई। वासिफ ने सीने पर हाथ रखे उसे मसलते फुर्ती से आगे बढ़कर बाहर से एक शराब की बोतल उठाकर उसे दीवार पर मारा। वो छन्नाके की आवाज़ से टूटी। अब वो आधी टूटी हुई कांच की बोतल से यारम बलोच की जान लेने के दरपे था। इससे पहले कि वो उस बोतल से यारम पर वार करता, जिंदगी की आखिरी सांसें लेता, वारिस जाते जाते अपने सरदार के लिए कुछ करना चाहता था। उसने गन से वासिफ गुल की तरफ निशाना बनाया। तभी ठा की आवाज़ से गोली चली और सीधा वासिफ गुल की कनपटी को चीरते निकल गई। पल भर में वहाँ सन्नाटा छाया। वासिफ गुल के डरपोक आदमी दुम दबाकर भागे। यारम बलोच सूरत से वारिस के पास आया, मगर तब तक उसकी रूह भी कुफस अंसरी की तरफ परवास कर चुकी थी। उसने वारिस की खुली आंखों पर हाथ रखकर उन्हें बंद किया। उस वफादार दोस्त की मौत से यारम बलोच को गहरा दुख पहुंचा था। इससे पहले कि वासिफ गुल के आदमी सरदार गुलजान को उसके बेटे की मौत की खबर दे, मुझे वहां पहुंचना होगा। वो खुद कलामी करते तेज रफ्तार कदमों से वहां से निकला। ये सरदार गुल खान तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी वारिस को अकेला छोड़ने की? यह सब तुम्हारी अक्लमंदी का नतीजा है जो आज हम वारिस को खो चुके हैं। हम में नहीं रहा वो। सरदार यारम बलूच भड़क उठा था अपने आदमी पर। सरदार, इसने मुंशी को सरदार गुल से फ़ोन पर बात करते सुना था कुछ। हमने पूछा भी था वारिस से, मगर उसने हमें कुछ नहीं बताया। कह रहा था कि आपको ही बताएगा। वापसी पर वो अकेला गया था। वासिफ गुल के आदमी उसे अकेला देखकर उसे उठा ले गए। हमें जैसे उसके बारे में इत्तला मिली, हमने आपको फ़ोन पे बता दिया। उसने तफसील से बताया। मैं कैसे ढूंढूं उसे? कहाँ मिलेगा सरदार गुल खान? वो आलम में इस तरह में मुब्तला था। अपनी बियर्ड को सहलाते बोला, सरदार वो अपनी हवेली या मर्दान खाने में होगा। उसने कहाँ जाना है? ठीक है, रास्ता बताओ मुझे वहाँ का। उन्होंने सरदार गुल खान की हवेली का रास्ता उसे बताया तो वो एक ही चस में छलांग लगाकर अपने पार खड़े घोड़े पर सवार हुआ। लेकिन सरदार, वो बहुत मुश्किल है कि वो हमारे काबू में आए, और अगर हम उसे पकड़ भी लें तो वो हमारा नुकसान कर सकता है। उन्होंने मशवरा दिया। यारम बलोच ने हाथ लगाकर चेक किया। उसकी शर्ट के अंदर गन होल्डर में गोलियों से लोडेड गन मौजूद थी। वो घोड़े की लगाम थामे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। कितने दिनों से यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ, आज तो कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। मुंशी साहब ने शर्मिंदगी से सर खुजाते कहा, मुंशी, तू तो बड़ा कमीना निकला। कितने पैसे तेरे इस पेट में भर चुका हूँ, मगर तेरा पेट अंधे कुएं की तरह अब भी खाली है। सरदार गुल खान ने नखुवत से कहा था। सरदार गुल खान ने नखुवत ज़दा आवाज़ में कहा, मालिक, हर बार आपका काम करता हूँ तभी तो मांगता हूँ। याद करें, आज से बरसों पहले जब सरदार फलक बलोच के घर आपने जब अनाया का रिश्ता भेजा था, तब मैं ही था जिसने आपको बताया कि अनाया उस कमीने दिलावर बलोच के साथ भाग गई। इससे पहले कि फलक बलोच उसे और दिलावर को माफ़ कर देता और उन दोनों कबीलों में दोस्ती होती, हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया और जानबूझकर फलक बलोच और दिलावर का आमना सामना करवाया। हाँ, याद है सब। मैंने ही अनाया को उसकी बेवफाई के लिए मौत की सज़ा दी। वो दिलावर का बहनोई भी मेरे हाथों मरा और इल्ज़ाम उस फलक बलोच पर लगा। उस दिन भी मैंने ही सरदार फलक बलोच की जान ली थी अपने हाथों से। सच सीने में ठंड पड़ गई थी उसकी जान लेकर। सरदार गुल खान ने कहका बुलंद किया। यारम बलोच जो वहाँ पहुँच चुका था, मर्दान खाने के बाहर खड़ा, उसने हर्फ ब हर्फ सुना सब तो उसके माथे की रगें फूलने लगी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, मगर वो अपनी मुट्ठी को जोर से भींच कर रह गया और खुद पर काबू किया। उसने अपने मास्टरमाइंड का इस्तेमाल करते उन दोनों की बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। तभी सरदार गुल खान के मोबाइल पर आने वाली कॉल पर उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। आगे जो उसे रूह फुर्सा खबर सुनने को मिली, उसके खून में उबाल उठा। क्या
क्या? ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से बोलता सोफे से उठा। पास खड़े मुंशी साहब ने बेचैनी से उसकी तरफ देखकर हाथ से इशारा किया कि क्या हुआ? ओह, मेरे लगते जिगर वासिफ गुल को कत्ल कर दिया उसने, वो गमज़दा लहजे में चीखा। क्या? कत्ल कर दिया? मगर किसने? किसने मारा मेरे वासिफ को? उनकी कुर्बज़दा आवाज़ मर्दान खाने में गूंजी और उसके दरो दीवार हिला गई। उनकी चीख सुनने के बाद वो धाड़े मार रोने लगे। उनका एक ही बेटा था और वो भी आज उनके पास नहीं रहा। उसके सर पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सब मुलाजिम खड़े उसका रोता पीटना देख रहे थे और सरदार गुल खान के बेटे को मारने वाले की जुर्रत और पर वर्ताए हैरत में डूबते जा रहे थे। कुछ देर वावेले के बाद उसे इर्द गिर्द का एहसास हुआ। दूसरों की जान लेने से पहले उसने एक लम्हा भी कभी नहीं सोचा था, और जब खुद पर पड़ी तो चीखें निकल गई। मुंशी ने दिल में सोचा, मगर गुल खान के सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं थी उसमें। मैं खून की नदियां बहा दूंगा। कौन है वो दरिंदा? कौन है वो जालिम जिसने एक बाप पर यह जुल्म किया, जिसने एक बाप का सीना छलनी कर दिया? कौन है वो? सरदार गुल खान ने हाथ में मौजूद गन से आसमान की तरफ रुख किए। अंधाधुंध फायर निकाले। गोलियों की तरतराहट से सब सहम कर दीवारों से लगे। गोलियों से निकलने वाले धुएं ने माहौल में अजीब बदबू पैदा कर दी। मैं सरदार यारम बलोच ने किया तुम्हारे बेटे का खून। यारम बलोच उकब से निकलकर शाहाना अंदाज में कदम उठाए मुकाबिल आया और गरजदार आवाज में तनकर बिला खौफ बोला, मैंने किया है तुम्हारा सीना छलनी। किसी दूसरे को मौत के घाट उतार कर वक्त के फिरौन बनते हुए तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि हम सबसे ऊपर भी एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसे हम सब पर इख्तियार है। वो सरदार गुल खान की तरफ देखकर गुर्राया, तुमने मेरे बाबा साईं की जान ली और मैंने तुम्हारे बेटे की, हिसाब बराबर। ओह वेट अ मिनट, वो जो तुमने मेरी पुप्पो अनाया की जान ली और कई बेगुनाहों को, अभी उनकी मौत का बदला तो बाकी रहता है ना चुकाना। सरदार यारम इस्तेज़ाइया अंदाज से हंसकर बोला। सरदार गुल खान के तो तन बदन में आग लग गई थी। इससे पहले कि मुंशी नज़र बचाकर भागता, साले हरामखोर तेरी तो। सरदार गुल खान ने दबे पांव भागते मुंशी की पुष्प पर फायर खोल दिया। उस वक्त वो अपने बेटे की मौत से पागल हो चुका था। तुम लोग क्या मुंह उठाकर मुझे देख रहे हो? कहीं तुम लोग भी इस मुंशी की तरह भागने का इरादा तो नहीं कर रहे ना? याद रखना, अभी भी मुझ में इतनी ताकत है कि तुम लोगों को इस हरामखोर की तरह उड़ा डालूं। उठाओ इस नमक हराम मुंशी की लाश को और फेंक दो किसी गंदे नाले में। वो रौनत आमेज अंदाज में बोला। यारम बलोच ने उसके जारहाना अंदाज देखे तो उसके तन बदन में इश्तियाल की शदीद लहर दौड़ी। अपने अंदर सबकी तनाबें टूटती महसूस हुई उसे। इससे पहले कि यारम बलोच सरदार गुल खान की तरफ बढ़ता, उसके एक इशारे पर वहां मौजूद उसके आदमियों ने यारम बलोच पर अपनी बंदूकें तान ली और उसे अपने घेरे में लिया। मरने से पहले कान खोल कर सुन लो यारम, मैंने ही तेरे बाप को मारा और मैं ही तुझे भी कत्ल करूंगा। और सुन, मैं यूं ही कत्ल करता रहूंगा और कबीलों में फूट डालता रहूंगा और अकेला सरदार बनकर शान से जीता भी रहूंगा। मरेंगे तुझ जैसे बेवकूफ़। सरदार गुल खान तहकीरामेज़ अंदाज में बोला। यारम बलोच ने दोनों हाथों से सारे आदमियों को पीछे धक्का दिया और फुर्ती से एक टांग रसीद करते सरदार गुल खान के हाथ में मौजूद बंदूक को नीचे गिराया और गन होल्डर से गन निकालते सब आदमियों पर फायर खोल दिया। देखते ही देखते वो मर्दान खाना मैदान जंग बन चुका था। हर तरफ तड़पती हुई लाशों के ढेर, जो जो उसके रास्ते में आ रहा था वो सबको अंधाधुंध फायरिंग किए मिटाए जा रहा था। यारम बलोच ने सरदार गुल खान की दोनों टांगों में 2 फायर किए, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। सरदार गुल खान, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तेरी मौत सारी दुनिया देखेगी। तेरा असल चेहरा मैं सबको दिखाऊंगा। यारम बलोच ने गन उसकी कनपटी पर रखते कहा, छोड़ो मुझे। वो दर्द से बिलबिलाते उसके माथ पल भर में सारी रौनक हवा हो गई है मौत के डर से। इस कारी कार्रवाई में रात से दिन चढ़ चुका था। हवेली में आज रौनकें अरूज पर थीं। हर जानिब खुशियों और कुलकारियों का समा था। इस कई कनाल पर मबनी महलनुमा संगे मरमर से बनी खूबसूरत हवेली को खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गुब्बारे और रिबन्स लगे खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सुबह आतिश बलोच ने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोली तो सामने वॉल क्लॉक पर नजर गई जो सुबह के 6 बजा रहा था। उसने सूरत से उठना चाहा कि ससी का हाथ अपने सीने पर महसूस करते जहन बेदार होते ठिठक कर अपने पहलू में देखा, जहाँ उसकी मलकाए दिल उसके हिसार में पुरसकून नींद सो रही थी। उसने एक निगाह मुख्तसर उसके मनमोहने चेहरे पर डाली, फिर उसने गहरा सांस फिजा के सपुर्द करते उसके कान के करीब चेहरा के असर गोशीनुमा आवाज़ में धीमे से कहा, मलकाए दिल,
उसने उसका गाल थपथपाते प्यार से पुकारा और दूसरी जानिब से जवाब निदात वो उसे थोड़ी देर और सोने देकर खुद उसका सर आहिस्तगी से तकिए पर रखकर कबर्ड की तरफ बढ़ा। उसमें से ब्लू जीन्स और डार्क ब्लू शर्ट निकाल कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तकरीबन 10-15 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और नज़र बेड पर डाली तो वो हनूज वैसे ही तकिए पर सर रख के बेसुध सोई हुई थी जैसे वो उसे कुछ देर पहले छोड़ कर गया था। ड्रेसर के सामने खड़ा होते अपने बालों को जेल की मदद से सेट करने लगा। बालों को ब्रश की मदद से सेट करते खुद पर बेदरीग परफ्यूम का इस्तेमाल करने के बाद उसने बेड की तरफ कदम बढ़ाए जहां उसकी मलका आलिया उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। उठिए मलका आलिया, अभी तो मासा का सामना करना है आपको। उसने ससी के चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे उड़सते उसके गुलाबी होते गाल पर लब रखे वो उसकी मूंछों की चुभन से कसमस आई। कैसे उठूं, अभी तो आपका सामना ही नहीं किया जा रहा, वो बंद आंखों से बोली। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो मुब्बम सा मुस्कुराया मगर सादा अंदाज में बोला, मुझे नहीं पता। वो शर्म से दोहरी होते दोनों हाथों पर चेहरा छुपा गई। आतिश ने उसका हाथ चेहरे से हटाते उसकी हथेली पर होले से अपने लब रखे। ससी अपनी जगह से उठी और उसने आतिश के शाने पर सर रख दिया तो उसने ससी के गिर्द एक मजबूत हिसार बांधे, अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर छोटी सी जसारत की। ससी का चेहरा सूरत से सुर्ख रंग में ढलने लगा। वो उसके कोसे कजात रंगों में डूबे चेहरे को वालेहाना निगाहों से देखती उसके चेहरे की जानिब झुका तो ससी सूरत से पीछे हुई और दुर्जीदा निगाहों से उसे देखा। वो उसे दोबारा रात वाली हालत में आता देख सटपटाकर परेशानी से लब दांतों तले दबा गए। मैं आती हूँ, उसने कुछ झिझकते हुए कहा और तेज़ी से उठकर भागने के अंदाज में वॉशरूम में बंद हुई। उसकी शर्मीली मुस्कान और जल्दबाजी पर वो कहका लगा उठा, हादिया बेटा तैयार नहीं हुए सब? जरीश बलूच ने लाउंज में खड़े होते चेहरा ऊपर की तरफ किए उसे आवाज़ लगाकर पूछा। आई मासा, इन दोनों को तैयार कर दिया है, बस मैं चेंज कर लूँ। वैसे मासा कहाँ जाना है? हादिया ने कमरे से निकलकर टेरिस से ही उनसे पूछा। हादिया, ये हमारी ख़ानदानी रस्म है। छिले के बाद बच्चों और बहू दोनों शाजी के मज़ार पर जाते हैं और वहाँ अपने हाथों से सदका खैरात करते हैं, दिया जलाते हैं। और हाँ, हाथ तैयार हुआ कि नहीं? उन्होंने दूसरा सवाल किया। मैं तो आपके पास हूँ मासा। हाथ जो तैयार होकर कुछ देर पहले नीचे उतरा था उनके शाने पर हाथ रखकर बोला तो जरीश बलोच ने पलट कर उसे देखा। मासा, वैसे मेरा वहाँ क्या काम? हाथिया और बच्चों को हाथ लगवा कर तो सदका खैरात आपने करवानी है, मैं भला क्या करूँगा वहाँ? उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखते पूछा। लो भला, तुमसे तुम अलग थोड़ी हो इनसे, ये सब तुम्हारे हैं। उन्होंने प्यार भरी चपत उसके शाने पर रसीद करते कहा। जो हुक्म आपका मासा, उसने धीमे लहजे में कहा। साथ ही जरीश बलोच के गले में बाहें हाइल कर दी। आई लव यू मासा। उसे टूट कर प्यार आया उन पर। तभी आतिश बलोच के साथ साथ ससी को सीढ़ियों से एक साथ नीचे उतरते देख वो ठिठका। हैरत ज़्यादा तो हादिया भी थी। मैंने कहा था ना तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, फिर गए नहीं क्यों अभी तक तुम? वो तीखे लहजे में बोली। मासा प्लीज़ नाराज़ मत होइए ना, अपने लाडले को माफ़ नहीं करेंगी मेरी प्यारी मासा? आतिश उनके करीब आते उनका हाथ थामकर प्यार भरे अंदाज में बोला। चल ज़्यादा मक्खन ना लगा, पीछे हट। निकाह करते वक्त मासा याद नहीं आई, उस पर प्यार नहीं आया? अपनी मनमानियाँ करने के बाद चला आया मुंह उठाकर मासा का बच्चा। वो गुस्सीली आवाज़ में कटेली नज़रों से उसे घूरते बोली। कितनी ख्वाहिश थी मेरी अपने बेटों की शादी की, बड़ा आया खुद ही करके आ गया शादी। दूसरे की बाहर से ही निपटा कर बहू मेरे मत्थे मार दी। सोचा था तेरी शादी पर सारे अरमान निकालूंगी, मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फेर कर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर कर आ गया माफ़ी मांगने। उनका गुस्सा किसी तो कम नहीं हो रहा था। आतिश बलोच चुपचाप सुनता रहा। उसे पता था वो दिल की बहुत अच्छी हैं, मान जाएंगी मगर कुछ वक्त लगेगा। मासा आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। हाथ बलोच कब से सामने आकर मुस्कुराते हुए ऊपर खड़ी हादिया की तरफ देख शरारत से बोला। वो कैसे? उन्होंने हैरत अंगेज नज़रों से उसे देखते पूछा। मासा मेरी धूमधाम से दोबारा शादी करवा दें, वो दांतों की नुमाइश करते बोला। मासा अपने बेटे को समझा लें, अगर इसने दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं इसकी और अपनी जान ले लूँगी। वो गुस्सीली करख्त आवाज़ में धमकी आमेज़ अंदाज से बोली। तू फिक्र ना कर, मेरे सभी बेटे बीवियों के ग़ुलाम हैं, 24 घंटे उनके पल्लू से लटकते हैं। भला इनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि दूसरी ले आएँ? जरीश बलोच की बात पर हादिया के तने आसाब भी ढीले पड़े। हम अपने बाबा साईं पर गए हैं, जोरू के ग़ुलाम, हाथ ने शरारती अंदाज में कहा तो जरीश बलोच ने घूरी डाली उसे। हादिया बच्चे जल्दी आओ, दरबार से वापस आने के बाद आज की तकरीब की तैयारी भी करनी है। हादिया हाथ की तरफ काटदार निगाहों से देख सर झटकते कमरे में गई जहाँ उसकी नन्ही परियों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मासा अपनी नई बहू को प्यार और दुआएं नहीं देंगी? आतिश बलोच ने जरीश बलोच से कहा तो उन्होंने एक उचटती नज़र आतिश बलोच की ओट में छुपी ससी की तरफ देखा।
फिरोजी और पर्पल इम्तजाज का सर पर शिफॉन का डबल शेडेड दुपट्टा सलीके से उड़े। नजरें झुकाए, उंगलियों को मरोड़ते हुए वो उन्हें पहले से बहुत बदली हुई मुख्तलिफ लगी, मगर अभी उनका उससे इतना जल्दी अपनाने का कोई इरादा नहीं था। इधर आओ। उन्हें वो पहले से ज़्यादा बदली बदली और अच्छी लगी, मगर अभी उनका उसे इतनी जल्दी अपनाने का कोई इरादा न था। इधर आओ, उन्होंने स्पार्ट अंदाज में कहा तो शशि हनूस सर झुकाए लरसती हुई छोटे छोटे कदम उठाते उनके करीब गई। मेरे बेटे को खुश रखना और खुद भी। वो नरोटेपन से उसके सर पर हाथ रखकर बोली। उनकी दुआ में अपने बेटे के लिए प्यार झलक रहा था कि अगर वो उसे अपना रही हैं तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से। चलो तुम लोग भी दरबार दिया जला कर आओ चलकर। वो आतिश की तरफ देखकर बोली तो उसने इस्बात में सर हिलाया। वो सब तैयार हुए, मिलकर हवेली से मज़ार की तरफ रवाना हुए। आतिश बलोच ड्राइविंग सीट पर बैठा था, तभी उसके मोबाइल पर रिंग हुई। जी भाई। उसने स्टीयरिंग पर एक हाथ जमाई, दूसरे से कॉल रिसीव की। मज़ार पर पहुंचे सब। दूसरी तरफ से यारम बलोच की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी भाई, हम सब वहीं के लिए निकल आए हैं, बस पहुंचने वाले हैं, कहकर उसने कॉल काट दी। किसका फ़ोन था? हाथ बलोच ने सवालिया अंदाज में पूछा। भाई सा का था, मज़ार पर बुला रहे हैं। वो क्यों? हाथ बलोच ज़ेरे लब बुड़बुड़ा। आतिश बलोच भी ड्राइविंग के दौरान सोच में पड़ गया, फिर स्पीड बढ़ा दी। वो तपते हुए सहरा में उसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांधे घोड़े पर बैठे उसे घसीटते हुए ला रहा था। सरदार गुल खान उसके हाथ में पकड़ी रस्सी की वजह से घिसटता जा रहा था। उसका जिस्म जख्मों से चूर था। वो गर्म रेत पर घिसटते तड़प रहा था, मगर यारम बलोच उसकी आहो बका को खातिर में न लाए। घोड़े की रफ्तार मजीद बढ़ा उसने शाह साहब के दरबार के पास लाकर घोड़े की लगाम खींच ली तो घोड़ा वहीं रुक गया। उसने रास्ते में हाथ बलोच और आतिश बलोच को कॉल कर दी थी। दरबार के सामने शाह साहब, हाथ बलोच, आतिश बलोच, जरीश बलोच, हादिया ससी और सरदार दिलावर बलोच के साथ साथ कोर्ट के सभी लोग मौजूद थे जो आज उर्स की वजह से इकट्ठे हुए थे। उन्होंने हैरत ज़दा नज़रों से सरदार यारम बलोच को सरदार गुल खान को घसीट कर वहाँ लाते हुए देखा और चैमी गोइयों में एक दूसरे से मामले की बाबत लोग पूछने लगे, मगर सभी ने ना जानते शाने उचकाए। शाह साहब, दिलावर बलोच, ये देखो सरदार यारम बलोच तुम्हारे सरपंचों में से एक मुझे कैसे लेकर आया यहाँ। इसने मेरे बेटे को मार दिया और देखो मेरे साथ क्या सलूक कर रहा। वो सारे मजमे को देख शातराना अंदाज में चलते हुए पांसा पलट गया और नज़र चुराकर यारम बलोच की तरफ एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। तुम्हारे इस सरदार ने अपने ही मुंशी का कत्ल कर दिया मेरी इन गुनाहगार आंखों के सामने। वो गमज़दा लहजे में सबसे गोया हुआ। ये तुम लोगों के सामने मुझे जलील करने लाए, मगर मैं तुम सबको इसकी असलियत बता चुका हूँ। दिलावर बलोच, निकालो बंदूक और ख़त्म कर दो इस खूनी भेड़िए सरदार यारम बलोच को, वरना ये खूनी वहशी दरिंदा न जाने और कितनी बेकसूर लाशें गिराएगा। वो दिलावर बलोच को इश्तियाल दिलाने लगा। तभी यारम बलोच ने तीखे चतूनों से उसे घूरते अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकाली और ऊंची आवाज़ में लगाई, जिसमें मुंशी और सरदार गुल खान अपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे। सब गांव वालों के साथ साथ सब घर वाले भी बहुत चौंका रह गए इतने सारे इंकशाफात से पर्दा उठते देख। सब वक्त निगाहों से सरदार गुल खान को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी का नामो निशान तक ना था। ये झूठ बोला है, न जाने किसकी आवाज़ है। ये मैं नहीं हूँ दिलावर बलोच, ये मैं नहीं हूँ। वो अपनी ज़ख्मी टांगों से घिसटते हुए दिलावर बलोच तक पहुंचकर बोला। बकवास बंद कर गुल खान। दिलावर बलोच नीचे झुककर उसका कॉलर झंझोड़ कर पुकारा। तूने जान ली मेरी बीवी अनाया की, मेरे बहनोई की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सरदार बलोच ने एक जानदार घूंसा उसके मुंह पे जड़ा। आतिश बलोच और हाथ जो कब से अपने आप को काबू में किए थे, उनके भी सब्र का पैमाना छलका और वो दोनों भी सूरत से जारिहाना तेवरों समेत सरदार गुल खान की तरफ बढ़े। तूने मारा मेरे बाबा साईं को, बोल। वो हुर्राया। हाँ, मुझे माफ़ कर दो। वो तड़पते हुए चीखा। आतिश बलोच ने उसके करीब पहुंचते उसके सीने पर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो बल खाता हुआ नीचे जा गिरा। हाथ बलोच ने दूसरी तरफ से आकर उसका जबड़ा दबोचा, फिर उसकी कनपटी पर इतने ज़ोरदार तरीके से पंच मारा कि उसका दिमाग सनसना उठा। जरीश बलोच की आंखों में पहले हैरत थी, मगर अब आंसू जारी हुए। वो आज उनका शरीके हयात के कातिल का पता चल गया था। शाह साहब, मुझे बचा लें इनसे। मैं मानता हूँ मैं कातिल हूँ, खूनी हूँ, दरिंदा हूँ। मैंने तमाम कबीलों पर हुकूमत करने के लिए ये सब किया। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मुझे बचा लें इनसे। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहते हुए अपना सर
अपना रुख फेर लिया। सरदार गुल खान, समझ तेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा। शाह साहब जैसे नेक इंसान के दिल में भी तेरे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं। उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया तो समझ आज तेरी ज़िंदगी ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। यारम बलोच ने गरजदार आवाज़ में कहा। हाथ और आतिश बलोच से मार खा कर वो अधमुआ सा होकर अपनी तपती हुई रेत पर पड़ा फड़फड़ा रहा था। मौत के लिए भीख मांग रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जिंदा तो वो उसे अब किसी सूरत नहीं रहने देंगे। तभी उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर यारम बलोच ने उस पर रहम किया और अपने घोड़े का रुख उसकी तरफ किया। उसका घोड़ा भी उसकी तरह मास्टरमाइंड था, जो अपने मालिक का हर अंदाज बखूबी समझ। सरदार यारम बलोच घोड़े को तेजी से दौड़ाते उसके करीब आया और घोड़े को अपने पाँव पूरी कुव्वत से सरदार गुल खान के सीने पर मारते हुए छोड़ दिया कि उसका रुका हुआ आखिरी दम भी निकल गया। उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा के लिए साकित रह गई। यारम बलोच अपने घोड़े की पीठ को प्यार से सहलाते हुए छलांग लगाकर उस पर से नीचे उतरा। जहां सब खड़े थे वहीं साकित रह गए। शाह साहब, आज के बाद हमारे कबीलों में कभी गोली नहीं चलेगी। आज से चारों तरफ सिर्फ अमन और मोहब्बत के फूल खिलेंगे। यारम बलोच ने आगे बढ़कर कहा। शाह साहब भी हल्का सा सरस बात में हिलाकर धीमा सा मुस्कुराए। आमीन। शाह साहब ने दुआया अंदाज में हाथ बुलंद करके कहा। तो दरबार के इहाते में मौजूद तमाम लोगों ने उनकी तकरीर में हाथ उठाते हुए सुम्मा आमीन कहा और हाथ मुंह पर फेरे। भाभी साहब, मुझे माफ़ कर दें मेरी सारी कोताहियों के लिए। दिलावर बलोच ने आगे बढ़कर जरीश बलोच के सामने हाथ जोड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहा। मैं आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। सारी ज़िंदगी फलक बलोच को कसूरवार ठहराता रहा। किसी और के जुर्म का मुझे दुख है। मुझे बहुत दुख है फलक बलोच की मौत का। हम क्या कर सकते हैं सिवाय अफसोस के। अल्लाह को यही मंजूर था शायद। वो ठंडी आह भरकर बोली। अगर हम आपस में बैठकर दिली अदावत और गलत फहमियाँ दूर कर लेते तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। जरीश बलोच ने ठहरते हुए रसान भरे लहजे में कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी साहब। दुश्मन ने हमारी इसी बात का तो फ़ायदा उठाया। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है लेकिन, कि मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत दीजिएगा। दिलावर बलोच का लहजा रूंधा था। ये हमारी बहू नहीं, बेटी है। इसे पहले दिन से हवेली की एक बेटी का रुतबा दिया गया। तुम्हारे सामने हादिया, पूछ लो इससे बेशक। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वो आगे बढ़कर उन्हें सलाम करती उनके गले से आ लगी। आज कितने अरसे बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आपस में मिल रहे थे। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? उन्होंने उसके सर पर बोसा लेते प्यार भरे अंदाज में पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस तुम्हें देख लिया तो अब ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दामाद साहब का। दिलावर बलोच ने ममनून निगाहों से उसे देखते हुए कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो मुब्हम सा मुस्कुराया। सबने सवालिया नज़रों से हाथ बलोच की तरफ देखा कि आखिर दिलावर बलोच हाथ का शुक्रिया क्यों अदा करें। दरअसल कल रात हाथ मेरी हवेली में आया था मुझे मिलने। उसने मुझे कहा कि वो हमारे दरमियान सारी रंजिशें ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये फलक बलोच की भी अव्वलीन ख्वाहिश थी। उसकी अधूरी ख्वाहिश की तकमील करना चाहता था ये। और इसने मुझे कहा कि वो ये सब अपने बाबा साईं के साथ साथ हादिया के लिए भी कर रहा है। हादिया ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसे मुकम्मल कर दिया। उसे 2 प्यारी प्यारी बेटियों से नवाजा। लेकिन हादिया की खुशी इसी में है कि वो अपने वालिद से भी मिले। किसी भी बेटी की ज़िंदगी उसके वालिदैन के बिना मुकम्मल और खुश नहीं होती। बेशक हादिया ने कभी उसे कुछ नहीं कहा कि उसे मुझसे मिले, मगर हाथ ने उसके दिल की ख्वाहिश को उसके बिना कहे जान लिया। मुझे फ़ख्र है कि ऐसी अच्छी सोच रखने वाला इंसान मेरी बेटी का हमसफ़र है। उन्होंने हाथ का शाना थपथपा कर कहा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो हादिया, जो तुम्हें इतना मान देने वाला इंसान मिला। मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझसे बढ़कर प्यार मेरी बेटी को कोई और दे ही नहीं सकता, मगर हाथ ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि वो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है। उन्होंने हादिया के सर पर हाथ रख कर कहा। ठीक है, तो फिर आए हमारे साथ मज़ार में सदका खैरात करें, फिर घर चलें। आज बच्चियों के नाम भी रखने हैं, इसीलिए छोटी सी तकरीब रखी है। इस सिलसिले में हमने जरीश बलोच ने उन्हें दावत दी। बहुत शुक्रिया भाभी, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ज़रूर आऊँगा आपके साथ। दिलावर बलोच ने उन सब के साथ मज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। हाथ और हादिया ने वहाँ चादर चढ़ाई और फिर सदका खैरात करने लगे, जबकि आतिश और ससी दोनों दिया जला रहे थे। उन्होंने फातिहा खानी की, फिर हाथ उठाए दुआ के लिए। दोनों दुआ मांगकर फारिग हुए तो आतिश बलोच ने दिलकश मुस्कुराहट सजाई, शौक और शंग लहजे में उससे पूछा, क्या मांगा? वो उसकी शरारती नज़रों की तपिश से घबराते सर झुकाए मध्यम आवाज़ में बोली, मुझे मांगा है ना दुआओं में? वो शरारत आमेज़ नज़रों से उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो साफ मुकर गई। तुम झूठ नहीं बोल सकती, सच तुम्हारे चेहरे पे नज़र आता है ससी। वो उसे छेड़ने लगा।
तुम दोनों मिलकर दुआ मांगो, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मुझे तुम्हारे तवस्सुत से अपने पोते का मुंह दिखाए। जरिश बलोच जो हाथिया और हाथ की तरफ से फरागत पाते दिया जलाने उनके पीछे आई थी, उनके पास आते बोली। ससी ने पहले हैरत अंगेज नज़रों से उनकी जानिब देखा, फिर बात समझ आते ही फौरन से बेशतर नज़रें चुरा गए। चेहरे पर दिलकश रंग बिखरे जिसे आतिश बलोच ने दिल से महसूस किया। आसमानी दुपट्टे के हाले में उसका पाकीज़ा शादाब सा खिला खिला चेहरा बहुत प्यारा लगा उसे। ससी ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर आतिश की तरफ देखा तो उसकी जुमाइनी मुस्कुराहट क़यामत खेज लगी उसे। उसने सटपटाकर नज़रों का जाविया बदला। बस पोते को गोद में खिलाने की ख्वाहिश दिल में लिए ही ना चली जाऊं। कैसी बातें करती हैं आप मासा। इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश आपकी बहू बहुत जल्द पूरी करेगी। वो उनके शाने के गिर्द बाजू फैलाए मुस्कुराते हुए बोला। ससी के तो लब गोया सिल गए थे। उसने बोलने की सकत ही नहीं पाई खुद में। वो अजीबोगरीब कैफियत में मुब्तला उंगलियां चटकाने लगी। मासा, मैं ज़रा आपकी बहू को चूड़ियाँ दिलवा दूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो जानबूझकर शरारती अंदाज में पेश आया। ना, बाकी काम तो जैसे मेरी इजाज़त से किए हैं ना, ये भी कर ले। वो घूर कर बोली और दिया जलाने लगी तो आतिश बलोच ने ससी का हाथ पकड़ा और उसे लिए बाजार की तरफ गया। जैसे ही वो दोनों बाजार में दाखिल हुए, वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। ससी और आतिश ने वहाँ मौजूद लोगों को हैरत से देखा। अभी किसी एक मखसूस जगह पर देख रहे थे सब। ससी और आतिश बलोच ने उन सब लोगों की नज़रों की तकलीद में देखा। बाजार के चौक में रस्सी पर इंसानी आज़ा लटक रहे थे। ससी ने तो खौफ के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। उसने हिम्मत किए दोबारा गहरा सांस लेते आंखें खोली और वापस देखा। ये तो वही था जिसने उसकी इज्जत की धज्जियां बखेर दी थी। आज खुदा ने कैसा इंसाफ किया था। उसकी इज्जत नीलाम करने वाला आज खुद भरे बाजार में नीलाम होकर रह गया। कुछ उसके अज़ा को देखकर दुख का इजहार कर रहे थे तो कुछ मशकूक नज़रों से उसे देख रहे थे। कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा इसने, जो किसी ने इतनी बड़ी भयानक मौत दी उसे, इतनी बुरी मौत दी। मजमे में से किसी एक शख्स ने कहा, हाँ हो सकता है। दूसरा बोला, भांत भांत के लोग और भांत भांत की बोलियाँ। शहजादे, इसको जानते हैं आप? ये वही दरिंदा। वो खौफजदा आंखों से उसके अज़ा को देखते बोल रही थी कि आतिश ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोका। बस एक लफ्ज़ भी और मत बोलना। जो रूह से मोहब्बत करते हैं ना, वो बिना सुने महबूब की हर बात जान लेने का हुनर भी रखते हैं। तुम तो पलक भी झपक लो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या सोचकर पलकें झपका रही हो। ये तो बात ही अलग थी, फिर मुझे कैसे पता ना चलता। मगर इसको किसने मारा होगा? ससी अपने खुश्क लबों पर जुबान फेर कर उन्हें तर करते हुए बोली, होगा कोई जिसने धरती को गलाजत के बोझ से आज़ाद कर दिया होगा। किसने बदला लिया इससे मेरा? वो कपकपाती आवाज़ में बोली। छोड़ो सब फजूलियात, आओ तुम मेरे साथ, बताओ कौन से रंग की चूड़ियाँ लेनी है। वो उसे चूड़ियों वाली दुकान पर ले गया। जो आपको पसंद हो। उसने वहाँ ढेर सारी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ देखी तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कौन से रंग की ले। वो आतिश बलोच की कुर्बत में जल्दी संभल गई और ख़ुद को नॉर्मल करते उसकी बात का जवाब देने लगी। मुझे तो तुम्हारे हाथों में सब रंग की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। भाई, आपके पास जितने भी रंग की चूड़ियाँ हैं सब दे दे। आतिश ने दुकानदार से अभी हर रंग की चूड़ियाँ ली और ससी का नाजुक सा हाथ थाम कर उसमें चूड़ियाँ पहनाने लगा। आज उस दरिंदे का अंजाम देख ससी के दिल में जो आखिरी फांस थी वो भी निकल गई। वो मुतमईन थी कि उसे इंसाफ मिल गया था। हेलो यारम, कहाँ गुम हो यार आजकल? तुम तो बात भी नहीं करते और ना ही शहर का चक्कर लगाते हो। भूल तो नहीं गए तुम हमें? वो जैसे ही मज़ार के अहाते से निकला उसका सेल बजना शुरू हुआ। जानता था कॉल किसकी होगी। उसने बगैर नंबर देखे ही सेल कान से लगाया तो दूसरी जानिब से डॉक्टर वहाज ने नॉन स्टॉप बोलना शुरू किया। वो उसकी बात सुनकर तल्खी से मुस्कुरा कर बोला, मैं भूला तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा बिजी था। शहर तो आता हूँ लेकिन जल्दी में। तुम लोग आ जाओ गाँव किसी दिन। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से एक पल के लिए खामोशी छाई, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर वहाज की आवाज़ आई, यारम तुम बहुत बदल गए हो यार। तुम ऐसे तो नहीं थे। जब हम कॉल करते थे तुम कितना चहकते थे और हम 10 सवाल करते थे और तुम एक जवाब देते हो अब। उसने वहाज की बात सुनी तो किसी ख्याल में खोकर खामोश हुआ। क्या हुआ? उसने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, मैं बदला नहीं, बस वक्त बदल गया है और बदला हुआ वक्त इंसान पर भी ज़रूर असरअंदाज होता है। उसने चौंक कर संजीदगी से कहा, तुम ठीक कहते हो, अब हम तुम्हारी शादी पर ही आएंगे गाँव। उसने संजीदा माहौल को खुशगवार करने के लिए कहा, लेकिन यारम बलोच के माथे पर बल पड़े। वह आज मैं शादी कर चुका हूँ 3 साल पहले, उसने गुस्से से कहा और कॉल बंद करके सेल पॉकेट में रख दिया। सुबह भी मामूल के मुताबिक उसकी आंख जल्द ही खुल गई थी, लेकिन फिर भी वो कसलमंदी से लेटी रही।
फिर कुछ देर बाद उसने उठकर नमाज पढ़कर तिलावत की और अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। बाहर जाने की बजाय ड्राइंग रूम की जाली से पर्दा हटाकर बाहर झांका। एक सर्द हवा का झोंका उसके जिस्म से टकराया और उसके पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने एकदम से झुरझुरी ली। कल की निस्बत आज धुंध बहुत कम थी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं और हवा की वजह से धुंध आसमान पर चढ़कर बादलों का रूप धार चुकी थी। परिंदे भी सर्दी की वजह से घोंसलों में छुपे बैठे थे। बुराक भी उठ चुका था। उसने बुराक को तैयार किया और फिर उसे दूध बना कर दिया। खाला जुबैदा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। आतिश बलोच ने शहर के पोश एरिया में खूबसूरत सा घर लिया था। वो सब उसी में रह रहे थे। चाहत ने बुराक को चेयर पर बिठाया और खुद बाहर लॉन में लगे शेड के नीचे खड़ी थी। तभी बारिश बरसने लगी। बारिश बरसते उसकी आंखों के सामने वही यादगार मंजर लहराने लगे जिनसे वो चाहकर भी कभी पीछा नहीं छुड़वा सकी। आज फिर वही जानलेवा यादें उस पर हमला आवर हुई। उसके गाल से अपने गाल लगाकर उसके कानों में रस घोल रहा था। ना कोई दरमियाँ, हम दोनों हैं यहाँ, फिर तू ही बता, है क्यों फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझी से ये मेरी कहानी। इन नीले नैनों के समंदर में डूब गया। आज जैतून की जड़ें संगे मरमर को तोड़कर इस स्टोन मैन के अपनी हुक्मरानी कायम कर चुकी हैं। वो उसके सामने आया और उसकी दोनों लरसती पलकों पर बारी बारी लब रखता हुआ बोझल लहजे में बोला, तो चाहत उसके सुलगते लम्स पर तड़प उठी। इंतहाई गुर्बत पर उसका तनफ्फुस बिगड़ने लगा। उसने अपना हाथ आगे फैलाया और बारिश की बूंदों को उसमें लिया। मगर आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे मेरे भाई से बढ़कर कुछ नहीं, मेरा प्यार भी नहीं। उसने धीमी आवाज़ में खुद कलामी की। तभी उसकी नज़र अचानक बुर्राक पर पड़ी, जो न जाने कब आंख बचाकर लॉन में निकल आया था और अब घास पर बैठे बारिश के जमाशुदा पानी में हाथ पांव मारकर छींटे उड़ा रहा था और हंसते हुए खेल रहा था। चाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। उसकी शरारतें देखकर वो भी बिल्कुल उसी पर गया था। उसे भी चाहत की तरह बारिश पसंद थी। सुर्खो सफ़ेद रंगत, नीली आंखें, चाहत जैसी बड़ी बड़ी, मगर नाक सुतवा मगरूर, बिल्कुल यारम बलोच जैसा। अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। वो भागी। खराब मौसम देखकर इतनी ठंड में उसका यूं बारिश में भीगना उसकी तबीयत खराब कर सकता था। बुराक, चाहत ने जाकर उसे गोद में उठाया और खफकी से घूरा। क्यों आए आप यहाँ? वो गुस्सीले अंदाज में पूछने लगी। माँ, वो अपने दोनों ठंडे गीले नन्हे नन्हे नर्म हाथ चाहत के गालों पर रखकर मासूमियत से आंखें पटपटाते बोला। तो चाहत की नाराज़गी पल भर में हिरन हुई। उसकी हंसी छूटी। आप बहुत बैड बॉय हैं बुराक, पहले गलत काम करते हैं फिर हंस कर दिखाते हैं। वो उसे लिए अपने साथ अंदर की तरफ आई और चेंज करवाया। आसमान को देखते ही देखते गहरे से आप बादलों ने ढक लिया और सर्द मौसम में वो उसी जगह पहुंच गया जहां वो दोनों बिछड़े थे। आज वो तन्हा खड़ा यारम बलोच उस तारीकी और वहशत ज़दा माहौल का एक हिस्सा लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत, लबों पर एक जामिद सी खामोशी, उसके अंदर सन्नाटों का राज था। ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर भी कोई गहरा भेद, कोई गहरा जख्म दफन था, जो सब लोगों से छुपाए फिर रहा था। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी। वो बस एक ही नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए बैठा था। इतने सर्द माहौल से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस किसी अमीक याद में गुम था। मेरा नाम तक जो न ले सका, मेरा नाम तक जो न ले सका, मुझे करार तक जो न दे सका, जिसे इख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार न दे सका। वही शख्स मेरी तलाश है, वही दर्द मेरी हयात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल हूँ या तुम भी मेरे लिए कभी पागल थी? वो शिद्दत पसंदी से चिल्लाया। उसकी आवाज़ बारिश की बौछार की आवाज़ में दब कर रह गई। वो साकित सा खड़ा बारिश में न जाने कितनी देर यूं ही भीगता रहा। मजरूह सी मुस्कान उसके लबों पर रेंगी। उस बारिश को महसूस किए वो तन्हा था। उस आबला पाई के सफ़र हिजर की अजियत झेलना दूभर हुआ जा रहा था। नारसाई का दुख हद से सिवा था। वो रास्ते पर पलकें बिछाए उसकी वापसी का मुंतज़िर था। न जाने कब ये फासलों का सफ़र तमाम होना था या उम्र भर ये दुख उठाना उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था।
सारे मेहमान हवेली में पहुंच चुके थे। उन्होंने दोनों नन्ही परियों को तहफ़्फ़ुज़ और दुआएं दी। खाने का एहतमाम किया गया था। सबने खाना खाया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिलावर बलोच भी सबके जाने के बाद खुद ही जाने का कसद कर चुके थे। अच्छा भाभी साहब, मुझे भी इजाज़त दीजिए। उन्होंने अलविदाइया कलमात अदा किए। जी भाई साहब, उन्होंने खुश दिली से कहा। भाभी साहब, अगर बुरा ना माने तो एक छोटी सी ख्वाहिश करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो पेश की माजरत। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। मैं चाहता था कि हो सके तो कुछ दिनों के लिए अगर मैं हादिया और बच्चियों को साथ ले जाऊं अपने, तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। हादिया के जाने के बाद बहुत उदास हो गया है घर। वो यासियत खुले लहजे में बोले। इसमें भला हमें क्या एतराज़ है? जितना हक हमारा है हादिया और बच्चियों पर, उतना ही आपका भी है। आप ले जाइए इन्हें अपने साथ, मगर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। अब हमारा भी इनके बिना दिल नहीं लगेगा। वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मगर हाथ का रंग फीका पड़ गया हादिया के जाने का सुनकर। उसने खफगी से जरिश बलोच की तरफ देखा, मगर मगर मसा उसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर जरीश बलोच की घूरी ने उसे चुप करवा दिया। ले भाई हाथ बलोच, तूने खुद ही उसके बाबा साईं को उससे मिलवा कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब भुगत। वो मुंह में बुड़बुड़ाया। हाथ बलोच ने तिरछी निगाहों से हादिया को देखा, जो उसे अंगूठा नीचे किए ठेंगे का निशान दिखा रही थी। हाथ बलोच दांत पीस कर रह गया, जबकि हादिया नजरें नीचे किए शरारत से मुस्कुराने लगी। जाओ बच्चे, जाकर पैकिंग कर लो अपनी और बच्चियों की। जरीश बलोच ने उसे जाने की इजाज़त दी तो वो अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि हाथ बलोच वहीं पर बैठा अपनी दोनों नन्ही परियों आस और आवेजा को प्यार करने लगा। कुछ ही देर में हादिया अपने बाबा साईं दिलावर बलोच के साथ आस और आवेजा को लिए रवाना हो गई थी अपने मायके। उनके जाने पर हाथ बलोच दिल महसूस कर रह गया। खुश भी था कि हादिया अपने बाबा के साथ कुछ दिन गुजार कर खुश हो जाएगी। मैं अभी आई, वो कहती बिस्तर से निकलकर तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी कि उसका सर चकराया था। अगर बर वक्त दीवार का सहारा न लेती तो यकीनन ज़मीं बोस हो जाती। एक हाथ से अपने सर को थाम कर दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिए वो खड़ी रही। क्या हुआ ससी? आतिश बलोच सूरत से उसके करीब पहुंचा और तशवीश भरे अंदाज में बोला। पता नहीं, कल रात को भी इसी तरह से अजीब तबीयत हो रही थी, मगर अब अचानक मुसलसल चक्कर आ रहे हैं। तबीयत बोझल सी हो रही है। आओ यहाँ बैठो। उसने ससी को वापस बिस्तर पर बिठाया और साइड टेबल पर मौजूद जग में से पानी गिलास में डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ससी ने गिलास लबों से लगाया, मगर चंद घूंट भरने के बाद ही उसका दिल फिर से मतलाने लगा था अचानक। मगर सद-शुक्र की उल्टी नहीं आई। आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। वो सब समझ तो चुका था, मगर कबल अज़ वक्त कुछ कहना नहीं चाहता था। डॉक्टर से तस्दीक के बाद ही वो ससी को बताना चाहता था। वो चेकअप करवा के ससी को घर छोड़ अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गया। रिपोर्ट्स वापसी पर कलेक्ट करना थी। एक माह पहले जब वो हवेली से आया था तो वो फ़ौरन एक बुराक को लिए शहर के अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया था। सारी रात वो और ससी चाहत और बुराक को साथ लिए हॉस्पिटल रहे। सुबह बुराक का बुखार ठीक हुआ तो वो उसे अपने साथ लिए घर वापस आ गए। एक दो दिन में वो बेहतर हो चुका था। तब से चाहत का मज़ीद अच्छे से ख्याल रखने लगी थी। वो एक मिनट भी कोताही नहीं करती थी। हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखती थी उसे। आतिश बलोच और ससी बुराक पर जान वारते थे। ससी को तो वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार था। चाहत से ज़्यादा वो उसके साथ खेलती, उसका ध्यान रखती। उनका छोटा सा घर खुशियों से भरा था। बुराक की शरारतों की वजह से, उसकी प्यारी प्यारी मीठी ना समझ आने वाली बातों से सारा घर चहकता था कि दिन गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। शाम को जब आतिश बलोच वापस आया तो हाथ में ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता और मिठाई लिए घर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा ससी नहीं खोला। मलकाए दिल, तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। ससी को सामने देख वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और उसे बाजुओं में उठाकर गोल गोल घुमाते मोहब्बत भरे अंदाज मुझे नीचे उतारे। उसने आतिश बलोच की शर्ट को जोर से मुट्ठी में जकड़ रखा था और दबे दबे लफ्ज़ों में एहतजाज कर रही थी। आई लव यू सो मच। उसका बस नहीं चल रहा था कि खुशी से न जाने क्या कुछ कर डाले। आतिश बलोच ने ससी के गाल पर जसारत की तो ससी ने लाउंज में मौजूद चाहत और जुबैदा की तरफ सर घुमाकर देखा, जो सर नीचे किए हंस रही थी। आतिश बलोच ने ससी की उड़ी रंगत देख उसकी नसों के ताकुब में देखा तो सामने मौजूद चाहत और जुबैदा को देख फ़ौरन ससी को बाजुओं की कैद से आज़ाद करते एहतियात से ज़मीन पर उतारा। फिर शर्मिंदगी से सर खुजाने लगा। ससी भी शर्म के बाइस सर नहीं उठा पा रही थी। आप नानी बनने वाली हैं और आप ताई
माँ के साथ साथ खाला भी। आतिश बलोच ने सर झटक कर उन दोनों को खुशखबरी सुनाई। बेटा अपने घर भी बता दो, जुबैदा ने मुस्कुराते सादगी से कहा। जी मासा को फ़ोन पर मैं इत्तला दे चुका हूँ। चाहत और जुबैदा दोनों सस्सी को मुबारकबाद और दुआएं देने लगी। यारम मैं बहुत खुश हूँ, आतिश के घर रौनक आने वाली है, तो मुझे शहर ले चलो। मैं वहाँ जाकर उन्हें हैरान कर दूंगी और अपनी बहू को अपने पास ले आऊँगी। जब तक मेरा पोता नहीं आ जाता उसे मैं अपने पास रखूँगी और उसका ख्याल रखूँगी। यारम बलोच के चेहरे पर भूली बसरी मुस्कुराहट आन ठहरी। मुबारक हो आपको मासा। हाँ खैर मुबारक। चल जल्दी तैयारी खींच, आज हमें निकलना होगा। मासा इतनी जल्दी क्या है, तुझे पता नहीं, जब से खबर सुनी है ना ये वाली, मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। दिल चाह रहा है आंखें बंद करूँ तो उसके पास पहुँच जाऊँ। आस और आवेज़ा भी अपने ननियाल ऐसा गईं कि वापस नहीं आई अभी तक। मेरा दिल तो पहले ही बड़ा उदास था उनकी गैर मौजूदगी से। ये खबर सुनकर तो अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। अच्छा मासा, बस एक ज़रूरी काम है, उसे निपटा लूँ। डॉक्टर वहाज और डॉक्टर ज़ारा से भी चले मिल लूँगा मैं जाकर। बहुत इसरार कर रहे थे कि मैंने शहर का चक्कर नहीं लगाया। हाँ ठीक है, मगर जल्दी आना, देर मत करना। उन्होंने पीछे से हाँक लगाई। जी मासा। शाम के साइड चारों तरफ फैलने लगे। जब उनकी गाड़ी आतिश बलोच के नए घर के सामने रुकी, यारम ने हाथ से आतिश के नए घर का एड्रेस मालूम कर लिया था, क्योंकि आतिश ने हाथ को बता रखा था। जुबैदा अभी तक कुछ देर पहले ही घर से निकली थी, शाम के खाने के लिए कुछ सौदा सलफ लाने के लिए, इसीलिए दरवाजे पर लॉक नहीं था, वैसे ही बंद था। वो जाते हुए चाँद को कहकर गई थी कि दरवाज़ा बंद कर ले, तो उसने कहा कि धुले सूखे हुए कपड़े सेंध में उतार रही है, वो यहीं है, आप बेफिक्र होकर जाएं। तो वो बाहर निकल गए। यारम ने गाड़ी रोकी तो जरीश बलोच उसमें से बाहर निकल आए। मासा आप चले, मैं गाड़ी अंदर लॉक करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, वो कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। लॉन बिल्कुल खाली था। वो तेज़ कदम उठाती हुई अंदर की तरफ बढ़ गए। यारम बलोच जो गाड़ी लॉक के अंदर दाखिल हुआ, तभी सहन की पिछली तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ बाहर आया, मुस्कुराता हुआ, और लॉन की तरफ बढ़ा। यारम ने उसे गौर से देखा। नीली आंखों वाला क्यूट सा गोलू मोलू सा बच्चा। उसकी आंखों के रंग देख किसी की याद शिद्दत से उसके दिल पर हमलावर हुई। वो दिल महसूस कर रह गया। फिर सोचने लगा कि ये बच्चा कौन है और आतिश के घर क्या कर रहा है। माँ, वो सोच ही रहा था कि वो बच्चा चलते उसके करीब आया और उसकी पैंट को अपने छोटे हाथों से जकड़ कर खींच कर अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगा। माँ सुनकर यारम के लब मुस्कुराहट में ढले थे। उसने बिला इख्तियार झुककर उसे गोद में उठाया। बहुत क्यूट है आप तो, वो उसके गाल चूमकर मुस्कुराते बोला। बुराक ने अपने गाल पर उसकी मूँछों की चुभन महसूस की तो नागवारी से मुंह बना। यारम इस बार खुलकर मुस्कुराया। उसके मुंह बिसोरने पर तभी बुराक की नज़रें अपनी रंगीन बाल पर पड़ी जिसके साथ वो खेल रहा था। वो उसके ढूंढते हुए सेहन के पिछली तरफ लॉन की तरफ आया। बॉल देखकर वो उसकी तरफ जाने को मचला। तभी बुराक की नज़र अपनी रंगीन बॉल पर पड़ी जिसके साथ खेल रहा था वो, और उसे ढूंढते सेहन के पिछली तरफ लॉन में आया था। बॉल देखकर वो उसकी तरफ जाने को मचला। यारम ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो बॉल देखकर समझ गया कि वो बच्चा बॉल लेना चाहता है। यारम ने उसे गोद से उतार दिया तो वो बॉल की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाते ही बॉल को हाथ में उठाए खिलखिलाने लगा। इससे पहले कि यारम बलोच अंदर की तरफ बढ़ता, चाहत जो सेन के पिछली तरफ बने कमरे में धुले हुए कपड़े रखकर बुराक को लेने लॉन की तरफ आई थी। सामने खड़े यारम बलोच को देख उसके कदम वहीं थम गए। चाहत को यूं अचानक सामने देख यारम बलोच का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। वक्त जैसे थम गया था। वो दोनों जैसे सांस लेना ही भूल गए। उन दोनों के वहमो गुमान में भी ना था कि यूं उनका आमना सामना अचानक हो जाएगा। चाहत के कदम तो वहीं जामिद हो गए जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया। यारम बलोच उस फासले को मिटाते सूरत से उसकी जानिब पड़ा। चाहत, उसकी आंखों में एक अलग जनून था। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए दीवानावार बिना रुके उसके नक्श नक्श पर अपने लबों का एहसास दिलाते हुए उसे कप कपाने पर मजबूर कर गया। वो तो उसे यूं इतने अरसे बाद सामने पाकर हैरत ज़दा थी। ऊपर से उसकी जनूनियत आमेज जसारतें, उसके बदन का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आन ठहरा। दूर हटे मुझसे, वो उसे खुद से पीछे धकेल कर होश में आते चिल्लाई और उल्टे कदम लिए नफ़ी में सर हिलाते बैरूनी दरवाजे की पुश से जा लगी। अजीब सी शुआएं उसके मरमरी वजूद से फूट रही थी। यारम बलोच जैसे बहके बहके कदम उठाता उसके पास आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी। सांसों का ज़ेरो बम इत्तदाल से हट गया। यारम बलोच ने दोनों हाथ साइड पर रखे उसके दरवाजे से पिन किया। तुम्हें फिर से देखने के बाद तो ये आलम, बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल पत्थर बन जाए, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ,
इश्क पे हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं अपनी खुदी, वो जज्बात से चूर आवाज़ में कहते उसके चेहरे पर तो चाहत उसकी नज़रों का इर्तकाज अपने लबों को पर देख जख्मी नागिन की तरह पुकारी, यारम वाह, पहली बार आपके लबों ने हमारा नाम पुकारा, खिराज तहसीन पेश करना बनता है ना किया तो नाइंसाफ़ी होगी। वो उसके लहजे की परवाह किए बिना ज़ुमाइनी अंदाज में बोला। उसका चेहरे पर यारम बलोच की नज़रों की तपिश ने अपना हिसार बांध रखा था। उसके दहकते हुए चेहरे से फूटती तपिश का अंदाज़ा यारम बलोच बखूबी कर रहा था। उसकी पहले की गई जसारतों के सुलगते हुए लम्स का एहसास उसके चेहरे पर अब भी ताज़ा था। इतने अरसे बाद आपको सामने देख मैं अपने हवास खो देना चाहता हूँ चाहत, बल्कि खो रहा हूँ। वो उसकी जानिब झुककर बालों को कंधे से पीछे सरकाते फंसूं खेस आवाज़ में बोला। उसके तिश्ना लब चाहत के कान की लू को जैसे ही छूने लगे, चाहत की करीब मुट्ठी में दबोचे अपने दुपट्टे पर और भी मजबूत हुई। वो उसके लिए अपने दिल में पनपते जज्बात को बहुत पहले मार चुकी थी, मगर अब धड़कनें इतनी तेज़ हुई यारम को इतने पास देख कर के सांस लेना भूल गई। यू आर माई लव, आई लव यू डीपली मैडली अनकंडीशनली एवर फॉरएवर। नज़रें हनूज उसके कटावदार याकूती लबों पर मरकूज थी। मजबूत बाहों का हाला उसके गिर्द कायम था। उसके शानों और गर्दन के गिर्द उसकी झुलसाती सांसों की तपिश थी। पूरा वजूद जैसे जलने लगा, बदन में सनसनाहट दौड़ी। काटो तो बदन में जैसे लहू नाव वाली कैफियत के मिस्ताक वो उस पल उस ध्योकामत शख्स के हिसार में मुकीद थी। बहुत मुश्किल से उसने मज़ाहमत की और खुद को उसके घेरे से निकालना चाहा, मगर वो तो जैसे उन लम्हों को अमर कर देने का ख्वाह हुआ चाहता था। चाहत का वजूद तो जैसे शोलों की लपेट में था। यारम, वो उसकी कुर्बत पर आंखें ज़ोर से मीच गई। यारम बलोच उसके फड़फड़ाते गुलाब की पत्तियों जैसे लबों को छूने के लिए झुकाई था कि माँ, उसके कानों में वही मासूम सी आवाज़ सुनाई दी तो यारम बलोच ने पीछे मुड़कर देखा। वही नीली आंखों वाला, फूले गालों वाला क्यूट सा बच्चा चाहत की तरफ देखकर दोनों बाहें फैलाई खड़ा, उसे वहीं से गोद में उठा लेने का इशारा कर रहा था। चाहत, ये, उसने सवालिया नज़रों से चाहत की तरफ देखा। ये हमारा, वो कैसे अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि ऐसा भी हो सकता है। वो अपनी अकल पर मातम कुना हुआ। आज पहली बार उसके मास्टरमाइंड ने काम क्यों नहीं किया। अब उसने गौर किया। उसकी नीली आंखें हूबहू चाहत जैसी थीं, मगर सुतवा नाक बिल्कुल यारम जैसा। इससे पहले कि चाहत उस तक पहुंचती, यारम बलोच 10 कदमों का फासला लंबे लंबे 5 ढक में अबूर करता उस तक पहुंच चुका था और सूरत से उसे अपनी बाहों में भींचे चटाचट उसके रुई जैसे नरम गालों पर प्यार करने लगा। इधर दे इसे। यारम बलोच से बुराक को वापस लेना चाहा, तभी बुराक की बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ये मेरा बेटा है, वो तीखे लहजे में चिल्लाकर बोली। तुम बेटा जहेज में नहीं लाई थी, मेरा खून है ये, और ख़बरदार जो इस पर अपना तसल्लुत जमा। यारम बलोच जो उस वक्त का उसे ढील दिए जा रहा था, बुराक को देख सब लिहाज बालाए ताक रखते उसको खरी खरी सुनाने का कसद बांध गया और उंगली उठाकर धमकी आमेज लहजे में बोला। तुम मुझे संगे मरमर कहती थी ना, असल में संगे मरमर मैं नहीं, तुम खुद साबित हुई। क्या पत्थर जैसा दिल है तुम्हारा, इस संगे मरमर को कैसे तोड़ना है आता है मुझे। वो चंद लम्हों के लिए रुका और फिर बोला, अच्छी तरह जानती थी ना तुम, नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, तभी मुझसे बदला लेने के लिए अपनी जुदाई की सज़ा दे गए। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से महरूम रखा तुमने, मुझे मेरी औलाद के बारे में ना बताकर। वो तुन निगाहों से उसे देखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, मेरा नहीं तो कुछ इस मासूम का ही ख्याल कर लेती जिस पर तुमने जुल्म किया। मेरा बदला तुमने इस मासूम से लिया, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें वैसे ही तड़पा सकता हूँ। वो गरजदार आवाज़ में बोला तो चाहत ने चौंक कर उसकी जानिब हैरत अंगेज़ नज़रों से देखा। जिस तरह तुमने मुझे मेरी औलाद से दूर रखा, मैं भी इसे अपने साथ ले जाऊँ और तुम्हें एक नज़र भी न देखने दूँ इसे, और तुम्हें भी इसकी एक नज़र देखने के लिए तड़पा दूँ। वो गुस्सीली करकता आवाज़ में बोली, जिस तरह तुमने मेरी औलाद को मुझसे दूर रखा है ना, मैं भी इसे अपने साथ ले जाऊँ और तुम्हें इसे एक नज़र देखने के लिए भी तड़पा दूँ। वो गुस्सीली करकता आवाज़ में बोला। उसकी आखिरी बात पर चाहत ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। उसकी नीली आंखों में नमी घुलने लगी। मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं, जिसे अपनी अना अजीज़ हो और उसके अलावा कुछ भी अजीज़ ना हो। तुमने अपनी अना के परचम को सरबलंद करने के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दी, अपने बेटे के एहसासात को कुचल दिया, मगर मैं यारम बलोच हूँ, जिसे अपनी मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। समझी तुम? ठीक कहा, बदल गई हूँ मैं, हाँ
बदल गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब किसी से भी भीख में मोहब्बत नहीं चाहिए, न तवज्जो हासिल करके उसकी भीख में मिले चंद लम्हों के सिक्के। सच कहा, मैं पत्थर की हो चुकी हूँ, मगर मुझे पत्थर बनाने में भी आपका कमाल है। वो जख्मी सा मुस्कुराई। मैं अकेले घुट घुट कर रोते थक गई हूँ। दिल करता है चीख चीख कर रोऊं, इतना चीख कर रोऊं कि आवाज़ तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ दे। जैसे तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन कर मुझ पर जुल्म किया। मेरी चीखें तुम्हें कभी चैन न लेने दे। तुम्हारा दिल भी इसी तरह रोए जिस तरह मैं रोती हूँ। वो कुर्बज़दा आवाज़ में गुर्राई। ओह, तो इसको सच पता चल चुका था, तभी उसने ये कदम उठाया। यारम बलूच के दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हैरत में मुब्तला हुआ, मगर जल्द ही सारी सिचुएशन का सामना करने के लिए खुद को संभाल चुका था। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैंने वो सब इरादतन नहीं किया, अनजाने में हुआ सब। मैं होश में नहीं था। वो सिर्फ एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं अगर चाहता तो उसे वहीं छोड़कर जा सकता था, मगर मेरे ज़मीर ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। उसे उसकी आखिरी आराम गाह तक पहुंचाया, उसकी जिम्मेदारियों को निभाया, खुदा से अपने किए की सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। अब ये मामला मेरे और खुदा के दरमियान का मामला है। वो चाहे तो मुझे मेरे किए की सज़ा दे या ना दे। तुम कौन होती हो मेरी सज़ा का तयन करने वाली? वो 2 कदम उसके करीब हुआ और सवालिया नज़रों से उसे देखते करख्ता आवाज़ में बोला। चाहत उसके अंदाज़ो अतवार पर सहम कर रह गई। बुराक उन दोनों को ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बात करते देख रोना शुरू हुआ तो यारम ने उसे गोद से उतार दिया। वो रोते हुए अंदर चला गया। दोनों ने उसे जाते हुए देखा। इससे पहले कि चाहत उसके पीछे अंदर जाती, यारम ने उसकी कलाई पर गिरफ्त जमाए उसे वापस खींचा। तुम मुझे अपना दीवाना बनाकर वहाँ तन्हाइयों का अजाब झेलने के लिए छोड़ आए। तुमने मुझे हल्के में लिया मिसेस चाहत यारम बलोच। वो उसके बालों में हाथ फंसाकर उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए शिद्दत पसंदाना अंदाज में बोला। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, जब अपने लिए जुनून और शिद्दत देखोगी तो समझोगी कैसे मैंने तुम्हारे बिना रातें जाग कर गुजारी, कैसे नारसाई का अजाब। अभी यारम बलोच के अहमरी लब उसके होंठों से हल्का सा मिस हुए तो गोया उसके वजूद में करंट सा दौड़ा। दूर हटे मुझसे। चाहत जो अचानक फिर से उसकी जसारत पर हैरान हुई, खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। मिसेज, दूर रहते रहते थकी नहीं है आप? वो जो फिर से दूरियों की बातें। यारम बलोच उसके खौफजदा चेहरे को गहरी नज़रों से देखते बोला, क्योंकि अब मैं इन दूरियों को समेटना नहीं चाहती। जहर लगते हैं मुझे आप, वो तल्ख अंदाज में कहते चेहरे का रुख मोड़ गए। उसके अंदाज पर यारम बलूच के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। यही बात मेरी आंखों में देख कर गए, वो फसूखेज आवाज़ में बोला तो चाहत का दिल यकबारगी से धड़का, मगर वो गुस्ताख दिल को डपट कर सुलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलें, आपकी मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि अब एक लम्हा भी आपके बगैर गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर, खुदा के लिए। वो सख्त की लहजे में गोया हुई और दोनों हाथ उसके सामने जोड़ कर बोली। छोड़ ही तो नहीं सकता मिसेस, यही तो मसला है। यारम बलोच की बात पर चाहत ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। खड़े मगरूर तीखे नकूश का हामिल, सभी पेशानी पर बिखरे बाल, हमावक्सर तासुरात वाली सुरमई गजबनाक आंखों में से एक वक्त फूटते शोरीदा जज्बात का ठाठे मारता समंदर आसपास। बिलाशुबा वो शख्स किसी को भी अपनाकर अपना असीर बनाने का हुनर रखता था। बस उसे खुद की तरफ तकता पाकर फौरन नजरें झुका गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। चाहत को अभी भी उस पर बहुत गुस्सा था। उसका इस्तेहकाक भरा अंदाज और करीब आना उसकी धड़कनें बेतरतीब करने लगा। साथ मजीद उसे तैश भी दिला गया। उसने यारम बलोच के सीने पर हाथ रखकर पीछे की जानिब धकेलना चाहा। यारम बलोच, मुझे अब वो पहले वाली बुज़दिल और मासूम लड़की समझने की गलती मत करना जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर तुम पर फिदा हो जाएगी। मुझे मेरे भाई आतिश ने अपने हक के लिए लड़ना अच्छे से सिखा दिया है। अब मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। चाहत उसकी गहरी तपिशज़दा नज़रों से घायल नहीं होना चाहती थी, इसलिए चीखते चिल्लाते उसे खुद से दूर रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ओह, तुम्हारा भाई आतिश, वो इस्तेज़ाइया अंदाज से हंसा। तुम मिस बहादुर, आने दो अपने उस जांबाज भाई को। आज तो समझो तुम्हारा भाई आतिश बलोच गया मेरे हाथों से। वो बर्फीले लहजे में बोला तो चाहत ने पलकें झपकाए उसे गौर से देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आप उन्हें। वो उसे आतिश बलोच के साथ उसकी वजह से झगड़ा करते देखना पसंद नहीं कर सकती थी, न बर्दाश्त। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, वो भी तुम्हारे कहने पर? यारम बलोच ने उसके गिर्द बाजू जमाए आराम सुकून से खड़े उसके
खफकी भरे चेहरे को नज़रों के हिसार में लिया, भ्रू झुकाकर सवालिया अंदाज में पूछा। उसके गुस्से की शिद्दत से दहकते गुलाबी रुखसार देख यारम बलोच के दिल में एक ख्वाहिश जागी थी। उसने दिल की आवाज़ पर लब बैक कहते ज़रा सा झुककर बारी बारी उसके गुलाबी गालों पर लब रखते चाहत को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। किस हक से आप मेरे करीब आए? नहीं रखना मुझे कोई भी आपसे ताल्लुक। डोंट टच मी, अंडरस्टैंड? वो दांत कचकचाकर वार्निंग देने के अंदाज में बोली। हक की बात तो मत ही करें मिसेस। हक लेने आया तो यहाँ खड़े खड़े ऐसा हक वसूल कर लूँगा कि दोबारा हक का नारा लगाने की बजाय चेहरा छुपाती फिरेंगी। जब आप मेरी दस्तरस में थी तो पहले कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की थी मैंने, लेकिन इस बार आप खुद मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हैं। वो चाहत के गालों की नरमाहट अपने पूरों से छूता उसके इश्तियाल को मज़ीद हवा देगा। लगता है इन सालों में पागल वागल हो चुके हैं आप बिल्कुल। मैंने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरी बात को समझ क्यों नहीं आती आपको? मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे तलाक चाहिए। उसके हकूक़ व फ़राइज़ के लेक्चर से तंग आकर गुस्से से चीखते वो बोली। यारम जो कब से उसे अपनी मोहब्बत से राम करना चाहता था, उसकी आखिरी मांग सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई, आंखों में शरारे फूटने लगे। उसने चाहत की कमर में बाजू हायल करते उसे एक झटके से करीब किया, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। चाहत के जिस्म में बिजली सी कूदी। यारम बलोच की सुरमई आंखों में सुर्ख डोरे उसके गुस्से की निशानदेही कर रहे थे। उसकी शिद्दत भरी करीब पर चाहत का दिल उछलकर हलक में अटका। वो रहा सा फासला समेट कर उसकी सांसों को उलझा गया तो उसकी जनूनियत पर फड़फड़ा कर रह गई। चंद लम्हे यूं ही खामोशी से सिरक गए। ये पहली और आखिरी बार इन होंठों से निकला। अगर दोबारा इन अल्फाज ने तुम्हारे होंठों से निकलने की जसारत की तो मेरी जसारतों को सहना तुम्हारे बस की बात नहीं रहेगी। गॉट इट मिसेस चाहत यारम बलोच? उसने सख्त लहजे में कहते उसको अपने बाजू में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। चाहत का दिल उसकी इस हरकत पर उछलकर हलक में आन पहुंचा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अंदर सब हैं। वो उसे बाज रख रही थी सबकी मौजूदगी के ख्याल से। तुम्हारी सासू माँ अपनी पोते की तड़प में इधर आई हैं। उन्हें क्या पता उनकी बड़ी बहू ये ख्वाहिश पहले पूरी किए इस बिल में छुपी बैठी है। उनकी बहू का स्पेशल तरीके से दीदार करवाने जा रहा हूँ उन्हें। वो कहते हुए मुब्हम सा मुस्कुरा। चाहत के दिमाग बिल्कुल घूम चुका था। यारम बलूच जैसे अपनी मर्जी करने वाली उल्टी खोपड़ी के मालिक शख्स को संभालना और समझना वाकई उसके बस से बाहर था। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे बेहुदा इंसान। चाहत दांत पीसते चिल्लाई, मगर दूसरी जानिब असर किसको था? वो भी ढीठ इब्ने ढीठ साबित हुआ था। अभी बेहूदगी देखी कहाँ है आपने मेरी मिसेस? रात को दिखाऊंगा अकेले में, या फिर सीधा रूम में ही ले चलो? यारम बलोच ने अपना चेहरा उसके कान के करीब किए, सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते झुककर उसके कान की लो पर दांत काढ़े। वो सिसक कर उसकी एक और गुस्ताखी पर जी जान से सुलग उठी। वो भी अपनी बात का पक्का था, जो कहता था वो करके दिखाता था, और उसने आज भी वैसा ही किया। उसे उठाए जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, जरिश बलोच अपनी जगह से उठी। चाहत को अचानक सामने देखकर जरिश बलोच जो सामने सोफे पर सस्ती के साथ बैठी थी, चाहत को यारम के बाजुओं में देख हैरत ज़दा रह गई। यारम ने चाहत को जरिश बलोच के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। लीजिए मासा, अपनी बहू से मिलिए, वो मुस्कुरा कर बोला। उसकी मुस्कुराहट पर चाहत ने दांत कचकचाकर घूरी से नवाजा उसे। वो नॉर्मल अंदाज में जाकर खाली सोफे पर टांग चढ़ाए अपने शाहाना अंदाज में बैठ गया और सिगरेट निकाल कर लबों में दबाए। फिर उसे जलाकर एक लंबा कश लेकर हवा में उछाल दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उसे नज़रें मिलाए बिना उन्हें सलाम किया। मत बोलो अपनी मम्मी से, अगर मुझे मम्मी समझती तो बिना बताए यूं छोड़ के ना जाती। उन्होंने शिकवाकुना निगाहों से उसे देखते हुए कहा। वो दोनों की हालत का हेज़ उठाकर सिगरेट का मरगुला बनाते उन्हें देख रहा था। चाहत ना चाहते हुए भी उसे देखने लगी। जानबूझकर मेरे सामने सिगरेट पीते हैं, पता है ना मेरी कमज़ोरी, इन्हें ऐसे करते देखना। वो चोर निगाहों से उसे देखते मुंह में बुड़बुड़ाई। यारम बलोच के लबों पर मुस्कुराहट थी मुसलसल। आतिश बलोच जो आज से एक मीटिंग के पॉइंट डिस्कस करने गया था, रास्ते में जुबैदा को आते देखा तो गाड़ी में ले आया। अब वो दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए। सामने सोफे पर बैठे यारम बलोच को देख उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से पूरी की पूरी खुल गए। बुराक पर्दे के पीछे बाल छुपाए खड़ा था। वो अपनी तरफ से चाहत के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। यारम बलोच ने उसे अंदर आते देखा तो अपनी जगह से उठ जा रेहाना अंदाज में तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मेरी बीवी को मुझसे दूर रखने की सज़ा। यारम बलोच ने उसके पास पहुंचकर कुर्राते हुए एक जोरदार पंच उसके जबड़े पर मारा। आतिश का चेहरा उस अचानक उफ्ताद पर झुनझुना उठा।
पल भर के लिए तो वो कुछ समझ ही नहीं सका, मगर जल्द ही हवासों में लौटकर माज़रत ख़्वाना अंदाज में बोला, सॉरी भाई, वो मैंने अपनी बहन से वादा किया था ना बताने का। वो जबड़े को अपनी उंगलियों से मुसलसल मसलते हुए बोला, 3 साल पहले बनी बहन का वादा निभाना याद रहा? तेरा तड़पता हुआ भाई तेरे लिए कुछ नहीं था। यारम बलोच को ताव चढ़ा, अब वो उसके हाथ से नहीं बच सकता था। उसने मुट्ठी जोर से भींची और अपना पूरा जोर लगाकर उसके नाक पर मुक्का मार दिया। आतिश बलोच जानता था वो अपने भाई का कसूरवार था, तभी मार खाता रहा ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जुबैदा और ससी के साथ साथ चाहत भी हवन्नक बनी निगाहों से यारम से उसको मार खाते हुए देख रही थी, मगर आगे बढ़कर उसे कुछ कहने की किसी में हिम्मत ना थी। और ये मेरी बीवी को मुझसे इतने सालों तक छुपा कर रखने के लिए। अभी वो हाथ नाक पर रखकर करा ही रहा था कि पेट में पड़ने वाले मुक्के ने उसे मजीद कराने पर मजबूर किया। माफ़ी मांग तो रहा हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला, तो यारम के गुस्से का ग्राफ मजीद हाई हुआ। मार इस मिसने को मेरी तरफ से भी एक, अपनी मासा से भी छुपाया इसने। जरिश बलोच का भी काटदार निगाहों से उसे देखते हुए वो बोली, अब की बार यारम बलोच का पंच आतिश बलोच ने अपनी कलाई पर रोका जो उसके पेट पर पड़ने वाला था, लेकिन अगले ही लम्हे यारम ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे पुश से लगा लिया। माँ बुराक जो पर्दे के पीछे छुपा था आतिश बलोच को मार पड़ते देख फौरन पर्दे की ओर से निकला और हाथ में मौजूद बॉल उठाकर यारम बलोच को मारने का इशारा किया। उस नन्हे मियाँ के गुस्सीले तेवरों से साफ वाज़ेह हो रहा था कि अगर यारम ने आतिश बलोच को अब मारा तो बुराक उसे बॉल मार देगा। वो यारम बलोच को गुस्से से देख रहा था, और ये मेरी औलाद को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। यारम बलोच ने आखिरी मुक्का उसकी पसलियों में दे मारा। आतिश दर्द से बिलबिलाते उसके करीब से आज़ाद हुआ और नीचे झुककर नन्हे बुराक को अपनी गोद में लेकर चटाचट चूमा डाला। कुर्बान जाए चाचू प्लस मामू अपनी जान पर, क्या शानदार एंट्री मारी है मेरे शहजादे ने। आतिश बलोच ने हंसते हुए सामने खड़े तिल मिलाते यारम बलोच को देखा और अबरूज काकर शरारती अंदाज में आंख विंक करते उसे चिढ़ाया, इधर दे मेरा बेटा। यारम बलोच ने बुर्राक को आतिश की गोद से लेकर अपने साथ लगाया। उसके सीने लगते ही यारम बलोच के जिस्म में तमानियत भरी लहर दौड़ी, मगर बुर्राक साहब ने यारम के सीने से अपने नन्हे हाथों से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए और फिर रोने लगा, जिसका यारम बलोच जैसे मजबूत मर्द के जिस्म पर कोई ख़ास असर तो नहीं हुआ। बड़ा शौक है ना तुझे साला बनने का, तो बताओ साले साहब, मेरा बेटा चुप कैसे करेगा? उसने तीखे चैतूनों से घूरते आतिश से पूछा। ये ले आपके लिटिल मास्टर की टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन। आतिश बलोच ने अपनी पॉकेट से डेयरी मिल्क निकालकर यारम बलोच की तरफ उछाली। वो हमा वक्त अपनी पॉकेट में इसीलिए रखता था, जिसे यारम बलोच ने महारत से कैच किया और खोलकर बुराक की तरफ बढ़ाई। ये लो मेरी जान। चॉकलेट देखकर बुराक की आंखों में आंसुओं के साथ अब चमक उभरी। बुराक का रोना पल भर में थम गया। वो रोना भूलकर चॉकलेट की तरफ मुतवज्जो हुआ। साले साहब, जैसे आपने मेरी बीवी को मुझसे दूर रखा, अब मैं और मासा तेरी बीवी को अपने साथ ले जाएंगे। संभालता रहे यहाँ अकेले अपना बिजनेस। यारम बलोच ने उसे तपाने को कहा। भाड़ में झोंक दूंगा ऐसा बिजनेस जो मुझे मेरी शहजादी से दूर करेगा। जहाँ मेरी मलका दिल मैं भी उसके पीछे पीछे। वो यारम बलोच की बात पर जलने कुड़ने की बजाय हंसते हुए आसान सा हल पेश करके उसे लाजवाब कर गया। देख कैसे बीवियों के प्यारे हैं मेरे बेटे, फिर भी ज़रा सा ख्याल नहीं इनकी बीवियों को इनका। जरिश बलोच ने माथे पर बल डाले खफकी भरे अंदाज में कहा, तो चाहत उनके पास सर झुकाए खामोश खड़ी थी। ये ले मासा आपका पोता, जिसके लिए आप कब से तमन्ना कर रही थी, आपकी बहू से छुपाई बैठी थी। यारम ने बुराक को जरिश की गोद में दिया और सुर्खो सफ़ेद रंगत वाले नीली आंखों सुतवा नाक वाले प्यारे से बच्चे को देख जरिश बलोच ने जानिसार नज़रों से उस पर अपनी जान वारते हुए उसे देखा। उनकी निगाहें फरते मुसरत से भीगने लगी। उन्होंने डबडबाई नज़रों से उसके फूले गालों को छूकर जी भरकर उसे देखा और उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को पूरों की मदद से पीछे किए मोहब्बत भरा बोसा दिया और अपने गले से लगा। बुराक बहुत खुश मिजाज बच्चा था, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाता, इसलिए उसने जरिश बलोच को देखकर ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। लाएं इसे मुझे भी दें। यारम उसे अपनी गोद में लेकर अभी सोफे पर बैठा ही था कि उसे कुछ गरम गरम गीला महसूस हुआ। उसने तशवीश भरे अंदाज में देखा जहाँ उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। आतिश बलोच का जानदार कहकार निकला, जबकि यारम बलोच तो अभी भी सख्ते की हालत में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी इस तरह का हादसा भी पेश आ सकता था उसके साथ। सॉरी, मैंने आज इसे डायपर नहीं लगा, इसे ज़्यादा डायपर लगाने से रैशेज हो जाते हैं। चाहत ने तिचला होंठ दांतों में चबाते हुए पशेमानी से कहा। बड़ा शौक था ना बाबा बनने का, अब पहली सीढ़ी पर चढ़ने से पहले फिसल गए तुम्हारे जेठ सा। आतिश बलोच के पास ससी पहुंच चुकी थी और अपने पल्लू से उसका चेहरा साफ कर रही थी, और वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए मजीद अपना
अपना चेहरा साफ करने से उसे रोका। भाई आप मेरे रूम में चेंज कर लें, आतिश बलोच ने यारम से कहा तो वो उठकर उसके बताए कमरे की तरफ देखने लगा। जाओ खाने का इंतज़ाम करो। यार शशि भी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं दामाद साहब बैठें, मैं शशि के साथ खाना बनाती हूँ। आप थक गई होंगी, आप कुछ देर आराम कर लें और दवाई ले लें, आतिश ने उन्हें शगुफ्तगी से कहा क्योंकि वहाँ चाहत और जरीश बलोच थे। मासा, मुझे माफ़ कर दें मासा। उनके साथ बैठना ज़ुबैदा को ठीक नहीं लगा। उनके लिए इतना ही बहुत था कि जरीश बलोच ने उनकी बेटी को बहू का रुतबा दिया। अब आला नसब वालों के साथ बैठना ज़ुबैदा को ठीक नहीं लगा। लाएं इसे मुझे दे, मैं कपड़े बदलवा दूँ। ज़ुबैदा ने बुराक को यारम की गोद से लिया और उसके कमरे की तरफ चली गई तो यारम भी आतिश के बताए कमरे में चेंज करने के लिए बढ़ गया और हंसी खुशी ज़िंदगी का एक नए सफ़र का अब आगाज़ होने वाला था, जहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं।